ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब, कैसे चल रही है मेरे बच्चों की तैयारी। आई होप ग्रुप 2 का कंपनी अकाउंट्स आपने पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसके सारे सम्स आपने सॉल्व कर लिए। आज हम स्टार्ट करने वाले और हम बात करने वाले हैं आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के साथ एग्जाम में आता है, एंड दैट इज ऑडिटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मेक्स योर पेपर 10 इन ग्रुप 2 ऑफ योर CMA इंटर। तो बच्चों, आज हम जो पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं वो है ऑडिटिंग के बारे में। तो फिलहाल ऑडिट होता क्या है, ऑडिटर्स होते क्या है, क्या CMA को ऑडिट के जोन में कवर किया जाता है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में चलती है, एंड ये सारी बातों का आंसर मैं दूंगी मतलब पूरा जब सेशन आपका खत्म होगा ऑडिटिंग के, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बट फिलहाल सिंस अब मैं एक नया एक ऑल टुगेदर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑडिटिंग। इसका कोई भी लेना देना नहीं, आपने पुराने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितना अच्छा है, कितना कच्चा है, बहुत परफेक्ट है, इन सारी बातों का ऑडिटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऑडिटिंग ऑल टुगेदर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बनता है, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑल टुगेदर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बनता है। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ होल कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। आई नो आप कहोगे मैम आपके लिए कहना बहुत ईजी है, बट हमारे लिए बहुत ऐसे हेडेक का काम होता है। इतना प्रैक्टिकल करना पड़ता है, उसके बाद इतना ज़्यादा थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है। बच्चों ट्रस्ट में ये कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल है। ये सब्जेक्ट सब बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। पता है क्यों? आप में से कुछ बच्चे होंगे जो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होंगे, तो ट्रस्ट मी उनका ये सब्जेक्ट आराम से क्लियर हो जाता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की हेल्प से। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑडिटिंग मतलब थ्योरी बहुत अच्छा है, जब आपका थ्योरी अच्छा है तो आपका ऑडिटिंग बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ ये वाला सब्जेक्ट हर कैटेगरी के बच्चों के लिए अच्छा होता है, जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है, जिनका थ्योरी अच्छा है, या दोनों का ब्लेंड है। तो इससे क्या होता है बच्चों, आपका ये पेपर इजिली क्लियर हो जाता है। बहुत कम बच्चों के मुंह से मैंने सुना है कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रह गया। लॉ रह सकता है एक तरफ, DT में आप फेल हो सकते हो, अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप फेल हो सकते हो, OMS में आप फेल हो सकते हैं, बट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मेक्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी मैंने पढ़ा दिया एंड वो पूरा 100% हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिटिंग को। ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता ऑडिट करने में, एंड मेरा एक स्ट्रैटेजी रहेगा ऑडिट को पढ़ाने के लिए। पहले मैं आपको मॉड्यूल रेफर कराऊंगी, दूसरा मैं आपको मेरे नोट्स जो है वो PDF वो रेफर कराऊंगी, तीसरा हम उसकी हेल्प से हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनाएंगे जो आप सबको लिखना है, और मैं हर कॉन्सेप्ट को 3 बार बोलूंगी क्लास में ताकि आपको मैं क्लास के क्लास याद करा दूं। हो सकता है सिंस ये मोड ऑफ टीचिंग इज ऑनलाइन वेर इन आप मुझे सामने नहीं देख पा रहे हो, इसलिए मे बी मैं लिखने का टाइम आपका थोड़ा सा फास्ट ले चलूँ, अज्यूमिंग कि आप वीडियो पॉज करके लिख लोगे। अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हो तो वहां पर मैं आपको टाइम देती हूँ लिखने का, बट मे बी ऑनलाइन मोड में आपके लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा ना हो, आई विल बी टेलिंग यू अगर मैंने कभी लिखने का टाइम नहीं दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है, आपको वीडियो पॉज करके लिखना है। तो इंश्योर जो भी बातें ऑडिट की क्लास में हो रही है, हम ऑडिट का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कोशिश करेंगे कि क्लास में ही पूरा याद करके कंप्लीट कर ले। इससे फायदा होगा कि जब आप चीजों को क्लास में याद करते, इमीडिएटली आपके नोट्स थ्योरी के उसी समय जब बन जाते हैं तो एग्जाम से पहले रिवाइज करना आसान होता है। बेटा जब हम पढ़ा करते थे ना बेटा, ऐसे कोई टेक्निक्स नहीं होते थे। टीचर यूज्ड टू कम, वो हमें पढ़ा के रीड करके चले जाते थे, घर जाके हमें खुद से नोट्स बनाने पड़ते थे। कितनी बार तो हम नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता था, तो वो बैकलॉग इकट्ठा होता जाता था, एंड देन हम थ्योरी पेपर में रह जाते थे। बट आज के जनरेशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए हम टीचर्स ने आपके हिसाब से टेक्निक डेवलप किया ताकि आपको एग्जाम से पहले तकलीफ ना हो। जब हम आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि हम आपके सब्जेक्ट ऑडिट को अच्छे से कराएं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी बातें मैं क्लास में आपको बोलूंगी प्लीज आप भी उसको लिखना। जब आप उसको लिखोगे एंड जब आप उसको रोज रिवाइज करोगे मेरी क्लास में बार बार जब मैं बोलूंगी, आप भी अपने घर पे बैठ के बार बार बोलना। ये मत सोचना स्नेहा मैम हमें देख ही नहीं रही है तो हम नहीं भी बोलेंगे चलेगा, इट इज फॉर यू। आप बार बार जब मेरे साथ दोहराओगे तो आपको वो सारे डेफिनेशंस याद हो जाएंगे। बेटा पहले दिन जब सुनोगे ना क्लास को, आपको लगेगा ऑडिट तो बहुत ईजी है, हम आंसर्स अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे। फिर जैसे जैसे हम सेकेंड क्लास जाएंगे, थर्ड लेक्चर में जाएंगे, फोर्थ लेक्चर में जाएंगे,
पुराना सब भूलते जाएंगे। एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट ऑडिट, जहां पर नया पढ़ने के साथ साथ पुराना रिटेन करना, उस स्ट्रैटेजी पे आपको काम करना पड़ेगा। एंड उसके लिए हैंड रिटन नोट्स बहुत हेल्प करते हैं कि हर क्लास में आने से पहले पुराना जो भी पढ़ा फटाफट रिवाइज करके आओ। मैं भी क्लास में कोशिश करूंगी कि हर नए सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका पूरा थ्योरी रिवाइज करके दूं। इससे आपका थ्योरी रिवाइज कंटिन्यूशन में होता रहेगा, आपको चीजें रिटेन रहेगी, एंड उसके अलावा एग्जाम से पहले आप ऐसा फील नहीं करोगे कि आप ब्लैंक हो इस सब्जेक्ट में। एंड एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा लगता है, मैं ये मैसेज सबको पास ऑन करना चाहूंगी बच्चों, विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपको जो ये लगता है ना कि मैम बहुत डिफिकल्ट है, क्लियर नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोर्स डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम ये है कि इस कोर्स में सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है। और जब पढ़ोगे ही नहीं तो पास कैसे करोगे? और इस कोर्स को पास करने का एक ही मंत्र है बेटा, और कोई और ऑप्शन और कुछ करना ही नहीं आपको, जस्ट बी इन डिसिप्लिन। आप कहोगे मैम हम तो रोज रहते हैं, बेटा ये शब्द जितना आसान लगता है ना सुनने में, उतना ही डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। डिसिप्लिन का मतलब रोज डिसिप्लिन से पढ़ना, रोज डिसिप्लिन से उठना, रोज डिसिप्लिन पे सोना। एंड ये सब कहने में बहुत आसान लगता है, बट हम रोज ये कहते हैं अच्छा 10 मिनट रील देख लेते हैं, अच्छा 10 मिनट फ्रेंड से मिलाते हैं, अच्छा 10 मिनट मूवी देख लेते हैं। ये 10-10 10-10 मिनट करके आप कितने अपने घंटे खराब करते हैं। एंड देन आपको क्या लगता है कि मैम आज का दिन वेस्ट हो गया, कल से पक्का। कल 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 करते हुए बैकलॉग का पहाड़ इकट्ठा हो जाता, और आप जब पीछे मुड़ के देखते हो देयर इज नो टाइम टू क्लियर दिस बैकलॉग्स। एंड ये सारी चीज ना हो आपकी लाइफ में, बैकलॉग्स क्रिएट ना हो, एक चीज बस फॉलो करो, डिसिप्लिन। जो क्लास में पढ़ाया वो पढ़ने का, एंड इमिडिएटली सेम डे उसको हाफ एन आवर लगा के रिवाइज करने का। एनी क्लास यू डू, वेदर इट्स विथ मी और एनी बडी, सिर्फ ये वाली स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ऑन द सेम डे रिवाइज, एंड नेक्स्ट डे फिर सेम क्लास को रिवाइज करो। ऐसे करते करते अपने टाइम स्ट्रैटेजी एंड डिसिप्लिन पे चलो, अपने आप आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सिंस एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है ऑडिटिंग। हम जब भी कोई नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं वी पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड सारे बच्चे मिलके कहते हैं रेडी स्टेडी गेट सेट गो। चलो एक बार मैं आपको मॉड्यूल दिखाऊंगी। मॉड्यूल में जो ये लिखा है ना बेटा कि हम 50% पूछते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, 50% पूछते हैं हम ऑडिटिंग से, ये कहने वाली बात है। पूछते भी है ना तो भी इसमें देखो मैं आपको बताती हूँ होता क्या। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, आपको मैं आइडिया देती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होता है ना, उस पार्ट को आप छोड़ दो, वो 30 मार्क्स के एमसीक्यू को छोड़ दो। अगर मैं 70 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूँ ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में, 5 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है और उसमें 7 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है, आपको 5 करने हैं। 7 गिवन है एंड 5 आपको ऑप्ट करने हैं। इस 7 का अगर मैं कॉम्बिनेशन दिखाऊं ना अकाउंट्स एंड ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अकाउंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 अकाउंट्स का है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स। तो 2 3 4 5 ये चारों के चारों क्वेश्चन वो इंस्टीट्यूट अकाउंट्स के देता है, और आपका 6 7 8 3 क्वेश्चन वो देता है ऑडिट के। 14 मार्क्स ईच, 14 मार्क्स ईच। तो आपका इफेक्टिवली ये 42 मार्क्स का पेपर रहता है, एंड ये आपका अगर आप देखेंगे ये 56 मार्क्स का होता है। एंड आपको ऑप्ट करने कोई 5 क्वेश्चन, और उसमें ये नहीं कहा गया है कि 2 ऑडिट के 3 अकाउंट्स के, या 3 ऑडिट के 2 अकाउंट्स के, या 4 अकाउंट्स के 1 ऑडिट के, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑप्ट एनी क्वेश्चंस, मेड बी अकाउंट्स मेड बी ऑडिट। आप अगर इस जगह होगे तो आप प्रेफर क्या करोगे? यस, बच्चे क्या करते, चारों अकाउंट्स के क्वेश्चन को प्रेफर करते और एक ही क्वेश्चन ऑडिट का प्रेफर करते। तो अगर आप मुझसे वेटेज वाइज बात करो, बच्चों का हमेशा प्रेफरेंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ऑप्ट करने में ज्यादा होता है, बिकॉज वो स्कोरिंग होता है। लेकिन बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, कैश फ्लो का आंसर नहीं आया ना, तो उसमें मार्क्स गंवाने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, इंस्पाइट स्टेप मार्किंग। उस केस में ऑडिटिंग आपको बहुत हेल्प करती है। तो आई नो बहुत सारा दिमाग में मिक्स ओपिनियन चल रहा होगा कि मैम करे तो क्या करें, चारों प्रैक्टिकल ले, एक थ्योरी ले, 3 थ्योरी ले लेते, 2 प्रैक्टिकल ले लेते, 4 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी, 3 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। इसका मतलब यू हैव एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तुम कोई भी कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितना स्ट्रांग है और आपका ऑडिटिंग कितना स्ट्रांग है।
मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैं आपका दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से परफेक्ट करके दूं। बट अगर आप मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स एंड आवर्स देखेंगे, हमेशा अकाउंट्स के ज्यादा होंगे, ऑडिट के कम होंगे। तो ऑडिट को कम टाइम में पढ़ के भी आप फटाफट परफेक्ट कर सकते हैं। बट ओनली प्रॉब्लम इज दिस, आप बच्चों की लैंग्वेज, वोकैबुलरी, जो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हो, आपको पता है आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट आप एक्सप्रेस या लिख नहीं पाते हो। उस केस में आप अपने मार्क्स गवा देते हो। इसीलिए मैं बच्चों से कहूंगी, ये कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करेगा कि आप थ्योरी को वेटेज देते हो या प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर बहुत ईजी है, आप इजिली कर सकते हो, तो डोंट टच थ्योरी। अगर प्रैक्टिकल ऐसा आ जाए कि आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, तो बेटर गो फॉर थ्योरी। तो इसीलिए मैं कभी बच्चों से नहीं कहती हूँ कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा पढ़ के जाओ, ऑडिटिंग छोड़ के जाओ, या पूरा ऑडिट पढ़ के जाओ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग छोड़ के जाओ। बट लास्ट में जब एग्जाम के बहुत नजदीक पहुंच जाओ, तब ऐसा लगता है कि मैम, हमें हमें कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हमें बाकी 3 सब्जेक्ट्स भी मैनेज करने हैं। उस केस में यही सब्जेक्ट में आप छोड़ सकते हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में जो आपको लगे उनमें से कोई एक सब्जेक्ट पे कम ध्यान देना और उसके सेकेंड पार्ट पे ज्यादा ध्यान दे देना, तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन रहेगा। जनरली जो मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ और जब मैं बच्चों को देखती हूँ, उनका इंक्लिनेशन ऑडिट को छोड़ने की तरफ ज्यादा रहता है। बट अगेन, बहुत बच्चे ऐसे भी है जिनका इंक्लिनेशन अकाउंट्स की तरफ भी रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन, बट 50-50% कहना कि एग्जाम में आएगा ही आएगा और आपको 50-50 स्कोर करना है, ऐसा नहीं है। आप अगर देखें तो अगर आप सिर्फ 4 क्वेश्चन अकाउंट्स का करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर अकाउंट्स का करते हैं, तो आप 56 मार्क्स का क्वेश्चन तो अकाउंट्स का कर रहे हैं, एंड सिर्फ 14 मार्क्स का क्वेश्चन आप ऑडिट से कर रहे हो। तो इफेक्टिवली ये कितना कम परसेंटेज है बच्चों, आप देख रहे हो कितना कम, जस्ट 25%। इट्स जस्ट 25%। तो यस, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं तो कहती हूँ, अगर आपने पूरा अकाउंट्स भी ढंग से कर लिया, 4 क्वेश्चन भी कर लिए, 56 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, उसमें से अगर आप 45 भी स्कोर कर लेते हो और एमसीक्यू की मदद से आप 10-12 स्कोर भी कर लेते हो, तो भी आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है एग्जामिशन के साथ। अब आपको समझा मेरा इंक्लिनेशन इस सब्जेक्ट की तरफ क्यों रहता। इट इज सच अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, वेल डिजाइंड, वेल कंबाइंड, सो दैट हर एक बच्चा इस सब्जेक्ट में पास हो सकता है। बट एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक एक बातें बताऊं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने 100% कंप्लीट कर लिया, हम इसी तरीके से आपके साथ के साथ ऑडिटिंग भी कंप्लीट कर लेंगे। ऑडिटिंग में ज्यादा टाइम पढ़ाने में नहीं लगता, वो जो बच्चों को हैंड रिटन नोट देने होते, फिर आप उसको लिखते हो, फिर मैं थ्रू मैक्सिमम कोशिश करती हूँ एग्जाम्पल्स दूं ताकि आपके दिमाग में चीजें याद रहे, उसमें ज्यादा टाइम चला जाता है। इसमें एज सच लिखना कुछ नहीं है बेटा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम सम्स करते थे तो कब 1-1.5 घंटा निकल जाता था पता नहीं चलता है। बट ऑडिटिंग थियरी सब्जेक्ट है, हो सकता है बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे, बट कोशिश करेंगे हम क्लास को थोड़ा इंटरैक्टिव बनाए एंड आप मेरे साथ ऑडिट को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। चलो, अब आते हैं मॉड्यूल में चैप्टर्स कौन कौन से दिए हैं। हाँ, आपको अगर आप इंस्टीट्यूट का सिलेबस देखोगे तो आपको ऐसा लगता है, जनरली आप बोलते भी कितना है, 3 ही चैप्टर है ऑडिट में, बेसिक्स, कॉर्पोरेट एंड डिफरेंट अंडरटेकिंग्स। कहने में ये बहुत ही आसान लगता, क्या है, छोटी सी बात है। एंड आपका सबसे अच्छा बात बताऊं, आपके इंस्टीट्यूट का मतलब मुझे तो बहुत पसंद है, ये तीनों पार्ट से 6, 7, 8 तीनों से एक के क्वेश्चन 14-14 मार्क्स का। आप स्ट्रैटेजी तो देखो पास होने की, तीनों से दिखाती ना। क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड होगा बेसिक ऑडिटिंग पे, दिखाती दिखाती दिखाती। देखो, ऑडिट वर्किंग पेपर्स तुम्हें फिलहाल नहीं पता, ये बेस्ड है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पे, प्रोसीजर फॉर ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री सेकंड चैप्टर पे एंड कारो सेकंड। फिर ये होटल है उसके ऑडिट के बारे में एंड ज्वाइंट ऑडिट। इसका मतलब हर एक चैप्टर से 14-14-14। चैप्टर 6 14 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर 8 14 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसमें आप मेरी बात सुनो, इसमें भी आप मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा मुझे ये वाला चैप्टर कराने में, फर्स्ट यूनिट चैप्टर 6। इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा होंगे, इसके नंबर ऑफ लेक्चर्स क्या होंगे, ज्यादा, करेक्ट। इसके थोड़े से कम, बट चैप्टर 8 से ज्यादा। 6 से थोड़े से लेक्चर्स कम होंगे, बट 8 से थोड़े से ज्यादा लेक्चर्स होंगे। एंड चैप्टर 8 के मिनिमम आई थिंक 3 या 4 लेक्चर्स मिनिमम, मैं कह रही हूँ, सॉरी मैक्सिमम 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, हायर साइड 3 में भी हो सकता है। कम से कम पढ़ के 14 मार्क्स दिलाता है, थोड़ा ज्यादा पढ़ के 14 मार्क्स दिलाता है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो 14 मार्क्स आएगा। बट प्रॉब्लम ये है,
इन तीनों चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले मुझे आपके बेसिक ऑडिट्स को क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। आप पहली बार इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो, आपको पता ही नहीं है, सिर्फ सुना सुना है कि ऑडिट होता है, ऑडिट होता है, ऑडिट होता है। आज पापा के ऑर्गेनाइजेशन में एक सीए की टीम आ रही है ऑडिट करने, आज पापा लेट आएंगे घर पे बिकॉज ऑडिट है। वर्ड बहुत सुना है, होता क्या है, कैसे होता है, और वो जब तक आपको नहीं समझेगा, जो मैं आपको चैप्टर 6 में पढ़ाऊंगी, मैं आपको 7 और 8 का चैप्टर पढ़ा नहीं सकती। बट यस, वंस आपने पूरा पढ़ लिया एंड अगर आपको अपने रिविजन्स प्लान करने हैं, चैप्टर 6 की अंडरस्टैंडिंग तो आपको आ ही चुकी, वर्ड सारे आप फेमिलियर हो ही चुके चैप्टर 6 के, आप एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। आप चैप्टर 7 और 8 पहले कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज एग्जाम में आपको मार्क्स वो करना है, वहां पर आपको अपनी नॉलेज नहीं जाननी है, आपने सीक्वेंस से पढ़ा या नहीं पढ़ा ये नहीं बताना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है चैप्टर 7 और 8 पहले कर लेना। और एक चीज बता देती हूँ, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड ऑडिट के प्रोविजंस हर बार 2 क्वेश्चन आएंगे। कारों से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से रिलेटेड ऑडिट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, हर बार आएंगे। तो कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा है ऑडिट से रिलेटेड, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, बिकॉज आप फ्यूचर में ऑडिटर बनेंगे कंपनीज के। तो वॉट अगर मैं आज जो भी मैंने आपसे बातें की ऑडिट से रिलेटेड, अगर मैं समराइज करूं, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट फॉर योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें स्कोर करना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। करेक्ट, इसका वेटेज आपके हिसाब से, आपको जो कॉम्बिनेशन सेट करना है एग्जाम में, कौन सा चैप्टर यूज करना है, कौन सा ऑप्शन यूज करना है, आप देखेंगे। बट जब भी ऑडिट रिवाइज करेंगे, पढ़ते वक्त हम 6, 7, 8 में जाएंगे, और रिवाइज करते वक्त 8, 7, 6 के रिवर्स ऑर्डर में रिवाइज करना, ताकि एग्जाम से पहले आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, अब आपको देखने में तो लग रहा होगा कि मैम ये 3 ही चैप्टर है। देखने में और हकीकत में फर्क है। एक ही चैप्टर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, चैप्टर 6 के अंदर ही बहुत सारे सब यूनिट्स है, बहुत सारे सब यूनिट्स है। इधर दिखाती हूँ, देखो ना, नेचर, इंट्रोडक्शन, एंगेजमेंट, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिस्क, ऑडिट सैम्पलिंग एंड ऑडिट ट्रेल। फिर अगर मैं मॉड्यूल 7 की बात करूं, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट, कारो, इंटरनल ऑडिट एंड नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA। And then we have audit of education institution, healthcare, hospitality, banks, cooperatives and local self government. करेक्ट। तो सब टॉपिक के अंदर वेरियस टॉपिक के अंदर वेरियस टॉपिक, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैंने जो अपने नोट्स बनाए हैं, ये सारे नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर once all PDFs are ready, I'll consolidate the PDF and send you your book. बट अभी फिलहाल आप PDF देखेंगे, और अगर आपको ये PDF ना मिले तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल में चेक कर लेना, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा, या मैसेज मी और मैं व्हाट्सअप नंबर, मैं आपको इसका मैं जो भी थ्योरी ऑडिट में पढ़ाऊंगी उसका PDF मैं आपसे शेयर कर लूंगी। बेटा हो सकता है ऑडिट पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से कभी अकाउंट्स निकल जाए, तो समझ जाना वो इतना अकाउंट्स दिन भर पढ़ाती कि कभी कभी ऑडिट का वर्ड अकाउंट से चेंज हो जाता। बट येस, आई विल इंश्योर कि मैं आपके साथ जब ऑडिटिंग पढ़ाऊंगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड ऑडिट यूज करूंगी। तो क्या सारे बच्चों को समझा इस सब्जेक्ट के बारे में, जो भी मैंने डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी है? तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टिक मत होना इस 50% के क्राइटेरिया में। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया हुआ है, बट हमको कितना एग्जाम में वेटेज है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसके हिसाब से हमने अपना डिसीजन लेना है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला चैप्टर, जो है बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। बट फिलहाल मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे पूछूं कि ऑडिट होता क्या है। और अब जब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं ना बच्चों, तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। आपको 2 पेन लेके आने अपने घर से या अपने पास जहां पर भी हो, फटाफट, एक ब्लैक कलर का, एक ब्लू कलर का। एग्जाम में भी आप इसको ऐसे ही करेंगे। फायदा क्या है, हेडिंग्स आप ब्लैक से दे दो, मेन पॉइंट्स आप ब्लैक में लिखो, और अंदर का कंटेंट आप अपने ब्लू पेन से लिखते चले जाओ। इससे क्या होगा, एग्जाम से पहले आपको अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेन हेडिंग रिवाइज करनी है। मैं आपको क्लास में लिखाते वक्त बताऊंगी क्या मेन हेडिंग है जिसको आपको ब्लैक से एग्जाम में लिखना है, और क्या अंदर का कंटेंट है जिसको आप अपनी लैंग्वेज में भर के लिख सकते हो। उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चलो मेरे साथ नोट्स बनाएंगे और स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट ऑडिटिंग। पहले तो ये वर्ड ऑडिट समझने की जरूरत है, फिर हमें ऑडिटिंग समझने की जरूरत है, एंड फिर हमें इसके डेफिनेशंस, फीचर्स, बेनिफिट, इंपॉर्टेंस, ये सारी बातें समझने की जरूरत है। गाइस मैं क्लास, चलो मैम मैं भी ब्लैक एंड ब्लू यूज करूंगी। जब कोई डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी तो मल्टीपल कलर्स यूज करूंगी। चलो ऑडिटिंग, क्या तैयार है सारे बच्चे? अब
बच्चे कह रहे मैम यहाँ पर तो क्या हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बिकॉज द क्लास इतनी ऐसे थ्योरेटिकल क्लास है। गाइस थ्योरेटिकल क्लास है, ऑनलाइन में आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बीच बीच में आपके साथ थोड़ा सा फन करूँ, इंटरेक्ट करूँ, बट अगेन इट्स एन ऑनलाइन मोड जहाँ पर आपका एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं हर कॉन्सेप्ट को इतनी बार दोहराऊं कि आपके दिमाग में रिटेन हो जाए, बट इंश्योर कि आप उधर बैठ के सोए ना। दिस इज वॉट इज अ डिसएडवांटेज इन अ थेरी पेपर, एंड आई इंश्योर कि मैं आपको सुनाऊं ना। बट फिर भी अगर आपको एक आधा परसेंट भी लगे कि आपको नींद आ रही है, कि इमीडिएटली प्लीज अपने वीडियोस को पॉज करना, पहले फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद पढ़ने बैठना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। जो भी बातें मैं कहूंगी आप एग्जाम दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे। चलो आते हैं सब्जेक्ट ऑडिटिंग में। और ऑडिटिंग, और यहां जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है वो होता है ऑडिट। चलो आप बताएंगे ऑडिट होता क्या है, फटाफट बताओ ऑडिट होता क्या है। मैम हमें समझ आता है ऑडिट मतलब कोई टीम आती है एंड आपकी चीजों को वेरीफाई करती है। जैसे कि हम जब स्कूल से आते हैं, जब छोटे थे, ऑब्वियसली जब तुम छोटे थे भाई, आई हैव सीन, आप कोई बच्चा सुनता नहीं है, जब तुम छोटे थे आप स्कूल से आते होगे, जैसे स्कूल से आते थे मम्मी खाना वाना खिलाने के बाद आपके साथ बैठती थी, आपकी डायरी को खोल के देखती थी, स्कूल डायरी डायरी। हाँ, बच्चे कह रहे मैम स्कूल गए नहीं ना, हम ऐसे फैंसी स्कूल में नहीं थे जहाँ पर डायरी वायरी मिलती थी। चलो कोई बात नहीं, मैं उस स्कूल में थी। तो जब मैं घर आती थी तो मेरी मम्मी स्कूल की डायरी खोल के देखती थी या मेरे नोटबुक्स टर्न करके देखती थी और चुपचाप बस देखती थी, डेट, नोट्स, मेरी हैंड राइटिंग एंड ऑल। और ये रोज करती थी। क्यों करती थी? जस्ट टू एग्जामिन कि मैं रोज स्कूल में पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ। कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, जब अगर वहां पर कहीं टीचर का रिमार्क लिखा होता था, नॉट डन, हैंड राइटिंग नॉट क्लियर, अनटाइडी वर्क, तो वो मुझे बस समझाती थी बेटा अच्छे से आगे का काम करो, ताकि जब आप बड़े होगे तो आपके लिए डिफिकल्टी नहीं हो। वो मेरे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रही थी कि जब मैं फ्यूचर में बड़ी हूं और मैं अपने करियर को ऑप्ट करूं तो ऐसा ना हो कि मुझे चीजें नोट लिखना नहीं आता, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें नहीं पता ना फ्यूचर में आप किस करियर में जाओगे। मुझे थोड़े पता था कि बचपन में कि मैं टीचिंग में होंगी। अगर उस वक्त मेरी मम्मी ने मेरी हैंड राइटिंग नहीं सुधारी होती तो आज कुछ बच्चे कह रहे मैम प्लीज अगर सुधारने पे अगर ये हैंड राइटिंग है तो आई थिंक आंटी को आपके साथ और ज्यादा काम करने की जरूरत थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। चलो आ जाते पॉइंट पे, आप सुनेंगे बेटा। ऑडिट में मम्मा मेरी मम्मी धीरे धीरे मेरे डायरीज को देखती थी एंड ऑल, एंड वो मुझे प्रिपेयर करती थी कि भाई स्नेहा हैंड राइटिंग अच्छी कर, अच्छे से लिख, रोज का काम रोज कर, रोज पढ़ाई कर। क्यों? ये सारे हैबिट्स इनकलकेट हो रहे थे कि ताकि फ्यूचर में जब मैं बड़ी हूं और जब एक्चुअल मुझे पढ़ाई करनी हो तो मुझे पढ़ाई बहुत हेडेक ना हो, बहुत बर्डनसम ना लगे। तो इसका मतलब वो मुझे गिरने से बचा रही थी। ऑडिट भी वही होता है। जैसे कि मेरी मम्मी मुझे एग्जामिन डे 1 पे कर रही थी एंड चुपचाप एग्जामिन कर रही है, चुपचाप एग्जामिन कर रही है, चुपचाप एग्जामिन कर रही है, ताकि मैं गड्ढे में न गिरूं, वो मुझे बचा रही है फ्यूचर में। उसी तरह इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑडिट। और यही प्रोसेस जब बिजनेसमैन फॉलो करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी और से रेगुलर बेसिस पे एग्जामिन करवाता रहता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेगुलर बेसिस पे एग्जामिन कराता रहता है, ताकि वो फ्यूचर में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सडनली ऐसे कुछ गलतियां हो रखी और वो पता न चले और अचानक से वो 5-10 साल बाद पता चले तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए पूरे बिजनेस में। तो गाइस रेगुलर एग्जामिनेशन इज डन बाय आवर पेरेंट्स इन आवर लाइफ, जहां पर वो साइलेंटली हमें एग्जामिन करते रहते हैं कि ऐसी गलती वो ना करे कि बाद में इनकी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। वो हमें प्रॉब्लम करने से बचा रहे हैं, हम प्रॉब्लम में न फंसे उससे बचा रहे हैं। तो दैट इज व्हाट एन ऑडिट बीइंग डन बाय आवर पेरेंट्स इन आवर लाइफ। उसी तरह जब किसी भी बिजनेसमैन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट या उनके रोज का बिजनेस, रोज का एक प्रोसेस है, वो सब एग्जामिन करना पड़ता है बेटा। आपको कोई मैम एग्जामिन करने का क्या काम है, वो खुद ही पता चल जाएगा उसको कि उससे गलती हो रही है। बेटा ऐसा नहीं होता। बिजनेसमैन के पास इतने सारे काम होते हैं एक बिजनेस में। उसको प्रोक्योरमेंट देखना है, उसको रिसोर्स देखना है, उसको एम्प्लॉयज को हैंडल करना है, उसको अपना प्रॉफिट चेक करना है, उसको अपना लॉस चेक करना है। एक एक बिल, एक एक डॉक्यूमेंट वो चेक नहीं कर सकता है, उसके पास बहुत सारा काम होता है।
एंड क्या होता है बेटा, जब हम अपने बिजनेस में होते हैं ना, जिस तरीके से हमें अपनी गलती नहीं महसूस होती है ना, उसी तरह बिजनेसमैन को भी नहीं पता चलता है बहुत बार कि उसकी चीजें कहीं पर गलत चली गई है, बिकॉज ही कैन नॉट बी इंटेलिजेंट इन ऑल द थिंग्स। उसको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गारंटी नहीं है ना पता है, वो एक्सपर्ट थोड़े है। उसको हो सकता है कंपनीज एक्ट पूरा अच्छा ना पता हो, उसको इनकम टैक्स नहीं पता हो, उसको कंपनी सेक्रेटरी की पॉलिसीज ना पता हो, उसको एमसीए की साइट में कैसे चीजें फाइल करती है सब कुछ डिटेल में ना पता हो। ही नीड्स एक्सपर्ट फॉर इट। करेक्ट। तो याद रखना बेटा, ऑडिट इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डन बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अब आप कहोगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्यों मैम? तो ये सारी बातें जो हमें डिस्कस करनी है ऑडिटिंग में, दिस इज व्हाट मेक्स द ऑडिट अ स्पेशल सब्जेक्ट। अब होता क्या है बेटा, अगर आपसे कोई भी पूछे ऑडिट में हम एग्जैक्टली करते क्या है, ये सिर्फ मैं आपको अभी फेमिलियर कर रही हूँ सब्जेक्ट ऑडिट से। ऑडिट में बेसिकली हम करते हैं बेटा एग्जामिनेशन, और ये एग्जामिनेशन गड्ढे में गिरने के बाद नहीं किया जाता है। अगर आप ऑलरेडी खाई में गिर गए, या आपको किसी ने मार दिया, तो उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा ना बेटा। ऑडिट इज नथिंग बट प्रोएक्टिव, मतलब पहले कि आपके साथ दुर्घटना घटे एक्शंस ले लो। तो याद रखना, ऑडिट इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन। जैसे मम्मी आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जामिन करती रहती है, एंड आपको फ्यूचर में आप गड्ढे में ना गिरे, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ती है, विच इज शी इज एक्टिंग प्रोएक्टिव। शी इज बीइंग प्रोएक्टिव कि भाई फ्यूचर में तुम फंस जाओगे, फ्यूचर में तुम फंस सकते हो, इसलिए मैं पहले से आपको बता रही हूँ हैंड राइटिंग अच्छी रख, रोज का रोज पर। तो अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, डे टू डे में हम ऑडिट करते हैं, सिर्फ आपको समझता नहीं है। जैसे कि आप अपने नोट्स, कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स, स्कूल के या क्लासेस के, आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने फ्रेंड से चेक करते हो, वेरीफाई करते हो कि भाई जो मैंने लिखा वो तूने लिखा, कहीं मेरा कुछ मिस नहीं हुआ। क्या करते हो? एग्जामिन करते हो कि जिस दिन एग्जाम वाला दिन आएगा, उस दिन अगर मैं टर्न करूंगा तो मेरे को हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा। बिफोर हैंड प्रोएक्टिवली आप अपने नोट्स को चेक कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो, ताकि बाद में आपको पता चले कि आपके पास वो नोट्स है ही नहीं, एंड फिर कोई फ्रेंड देने को अवेलेबल ना हो तो आप फंस जाओगे। एनीथिंग यू डू बिफोर हैंड सो दैट आप बाद में फंसो ना, इट इज नोन एज ऑडिट। ऑडिट बेटा हर चीज का होता है। आप रेगुलर बेसिस पे आप देखो, आपकी मम्मी पूछती रहेगी तेरे पास कितने टी शर्ट है, कितने टी शर्ट तूने वेस्ट किए, वो सामान जो मैंने दिया था किधर है, पूछती है ना। हम जब अपने कबर्ड्स खोलते हैं, हमें याद होता है कि लास्ट हमने कौन सा टी शर्ट खरीदा था, कौन सा टी शर्ट नया है, कौन सा पुराना है, कौन सी शर्ट नई है, कौन सी शर्ट पुरानी है। दिस इज व्हाट एग्जामिनेशन ऑफ अ थिंग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि हमारी चीजें मिसप्लेस ना हो, हमारी चीजें खो ना जाए। तो ट्रस्ट मी बेटा, ऑडिट इज नथिंग बट अ प्रोएक्टिव एग्जामिनेशन of the books of accounts of a businessman on a regular basis, ताकि अगर कोई भी चीज गलत रह गई है उसमें, कोई भी चीज ऐसी है जो पकड़ी नहीं गई है, कोई फ्रॉड रह गया है, कोई एरर है, कोई अनइंटेंशनल गलती रह गई है जो हमने इंटेंशनली नहीं किया था, अनइंटेंशनल, तो कोई बंदा आएगा, उसको देखेगा, वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से हमें बता देगा। दैट इज टर्म्ड एज ऑडिट। आपको समझ आया क्या बेटा? दैट इज टर्म्ड एज ऑडिट। कितने बच्चों को यहां तक बात समझ आई? तो अगर आपसे कोई पूछे ऑडिट क्या होता है, ऑडिट इज नथिंग बट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड इट बिकम्स योर ऑडिट। मैम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं? नहीं, ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखता, वो बिजनेस की बाकी रिसोर्सेज को भी चेक करता है। क्या एम्प्लॉयज खुश है, क्या बैंक को टाइमली पेमेंट जा रहा है, क्या बैंक लोन देने के लिए इस कंपनी को इंटरेस्टेड रहती है या नहीं रहती है, क्या क्रेडिटर्स उधार माल बेचने को तैयार रहते हैं क्या नहीं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखेगा ही देखेगा, नॉन फाइनेंशियल एरियाज को भी टच करता है, नॉन फाइनेंशियल एरियाज को भी ध्यान देता है। तो गाइज अगर आपसे कोई सिंपल भाषा में पूछे, ऑडिट इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन प्रोएक्टिवली डन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय। अब आता है मुद्दे पे, मैम ये करता कौन है, किससे करवाना चाहिए। अब इसके लिए मैं अब आपको पूरा ऑडिट पहले समराइज करती हूं, उसके बाद हम टॉपिक टू टॉपिक सारे चैप्टर्स टच करेंगे। अब होता क्या, यहां पर है एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बोल दो, ऑर्गेनाइजेशन। इसको चलाता कौन है बेटा? मैनेजमेंट। गाइस ये डायग्राम्स आप बनाओगे मेरे साथ। इसको चलाता कौन है? मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का काम है ऑर्गेनाइजेशन की सारी चीज़ों को चेक करना, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम सैलरी देना, पेरोल चेक करना, प्रोक्योरमेंट करना, एक्सपोर्ट का काम करना, इम्पोर्ट, जिस भी चीज़ों में डील कर रहा है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, जियो ग्रुप को देखना, उनके रिलायंस को देखना, उसके रिलायंस स्मार्ट को देखना, एक एक चीज़ों को वो खुद से मैनेजमेंट उसके पूरे ध्यान देता है। एंड एंड में मैनेजमेंट अपने बेस्ट सोच से, अपनी बेस्ट सोच पे, उस पर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता, कौन से लॉज लगते, कौन सा टैक्स का प्रोविजन लगता, सारे बेस्ट जितने भी एक्ट है सब कुछ सोच से वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेता है। करेक्ट। बट होता क्या है बच्चा, इस कंपनी में जो पैसा लगा है वो लगा है जनरल पब्लिक का, आम जनता का, वो भी तो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है, जनरल पब्लिक। और इन जनरल पब्लिक को अगर देखना है कि उनका फंड, उनका दिया हुआ पैसा ऑर्गेनाइजेशन में सही तरीके से चल रहा है, तो वो क्या मांगेंगे मैनेजमेंट से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, नोट्स अकाउंट्स की कॉपी उनके घर पे भिजवा देंगे। आप जरा सोच के बताओ बेटा, मैनेजमेंट से ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगा रहे हैं, मैनेजमेंट ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, और डोंट यू थिंक मैनेजमेंट को अपने सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में, मैनेजमेंट जब चाहे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट ज्यादा दिखा के हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकता है। अब आप कहोगे मैम हम कैसे पकड़े? ऑब्वियसली जनरल पब्लिक के पास जो डॉक्यूमेंट आएगा उसको तो उसी पे रिलाई करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने जो बैलेंस शीट बनाई वो आपको भेज देंगे। अब बेटा सब थोड़े सच्चे होते हैं, बिजनेस में हर टाइप के लोग होते हैं, सच्चे भी झूठे भी। हो सकता है रिलायंस बहुत सच्चा है तो उसकी जो बैलेंस शीट आई है एकदम सच्ची आई है, बट हो सकता है कोई और कंपनी जहां आपने पैसा लगाया वो ओनर खुद ही सच्चा नहीं है, वो बैलेंस शीट क्या सच्ची बनाएगा। बट जनरल पब्लिक का तो पैसा लग गया है। अब जनरल पब्लिक को कैसे पता चलेगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, गलत है, बायस तो नहीं है, उनमें चीजें विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हुई नंबर्स की, मतलब अननेसेसरी नंबर्स को चेंज तो नहीं किया गया है, क्या सच में इतनी सेल्स है कि नहीं, क्या सच में इतना प्रॉफिट है भी क्या नहीं, क्या बिजनेस में इतने एसेट्स है भी क्या नहीं, क्या बिजनेस में इतने ही लोन है, क्या ये टाइम से इंटरेस्ट पे कर रहे हैं क्या नहीं, क्या सारे कंप्लायंसेस कर रखे हैं या इन पे कभी भी पेनल्टी लग सकती है, क्या इनके अगेंस्ट कोई केसेस चल रहे हैं क्या। एक बात बताओ बेटा, चलो इस एग्जाम्पल को एक बार पॉज करते हैं। अगर रिश्ते की बात चलती है, किसी की भी रिश्ते की बात चलती है, तुम्हारी और वैसे मेरी तो हो गई है, तो क्या A to Z बात तुम सच बोलते क्या? अगर तुम्हारे घर वालों से पूछा जाएगा लड़का कैसा आपका, वो क्या बोलेगा? हमारा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, कुछ पीता खाता नहीं है, कुछ नहीं सुट्टा उट्टा करता, ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स। बट क्या जो तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं वो सही बोलते क्या 100%? मे बी उनको इतना ही पता हो, बट फिर भी क्या जानते हुए भी वो सब कुछ सही बोलते हैं क्या? नहीं, हमारा बच्चा एकदम दूध का धूला है, उसको सुपाड़ी भी खाने की आदत है, ऐसी बातें करते ना लोग। तो एक बात बताओ, तुम उनके बच्चे हो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, यू बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, करेक्ट। बट क्या बाहर वाला तुम्हारे लिए यही ओपिनियन देगा क्या? नहीं, बाहर वाला तो सच बोलेगा, भाई वो लड़का एकदम ऐसा है, लफंडर है, पूरी रात घूमता रहता है, रात को तो घर पे भी नहीं आता, उसके पापा रोज उस पर चिल्लाते। क्यों बाहर वाला वो ओपिनियन देगा? बाहर वाले को कोई मतलब नहीं है, बाहर वाला तो जो सच है वही बोलेगा। तुम कहोगे मैम हम बाहर वाले को भी अपने ग्रिप में ले लेते हैं, तो कोई तीसरा बाहर वाला, मैम उसको, बेटा ऐसा नहीं होगा कि सारे बाहर वाले आपके हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसा कर लोगे तो वैसा होता नहीं है। उसी तरह कंपनी मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? मैनेजमेंट, अपनी सोच से, करेक्ट। तीनों तो चीजें मैनेजमेंट की है, तो जब चाहे जैसा चाहे मैनेजमेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डिस्टॉर्शन कर सकती है, उसके नंबर्स में विंडो ड्रेसिंग कर सकती है, उसमें चीजें छुपा सकती है, उसमें झूठ बोल सकती है। एंड जब ये होता है तभी तो अपने इंडिया में फ्रॉड होता है, तभी तो अपने इंडिया में फ्रॉड होता है। तब अब आ जाता है इस एग्जाम्पल है, तभी अपना एक जनरल पब्लिक कहता है कि भाई मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तभी रिलाई करूंगा जब तुम किसी बाहर वाले को बुलाओ, बाहर वाले को बुलाओ जो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो बहुत क्वालिफाइड होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसका तुम्हारे से कोई रिश्ता नाता नहीं होना चाहिए, उसको बाहर से बुलाओ। और उसको बोलते हैं ऑडिटर। ये बंदा इंडिपेंडेंट होता है, ये बाहर से आता है, उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है आप प्लीज आइए
और इनके बुक्स को चेक करिए, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करिए, नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी चेक करिए, सब कुछ एग्जामिन करिए एंड तब अपनी रिपोर्ट में हमें बताइए क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो हमेशा जनरल पब्लिक के घर पे ऑडिटेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाने चाहिए, नॉन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं जाने चाहिए। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाने चाहिए, नॉन ऑडिटेड नहीं जाने चाहिए। एंड जब जनरल पब्लिक को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा तो उनको ये भरोसा तो हो जाएगा कि अच्छा किसी बाहर वाले आदमी ने उन्होंने सारे बैलेंस शीट के आइटम्स, पीएनएल के आइटम्स को गो थ्रू किया है, उनको वेरीफाई किया है, उनको क्रॉस चेक किया है, उनके कंप्लायंसेस देखे हैं एंड तब जाके उन्होंने रिपोर्ट इशू किया है। उसके हिसाब से कंपनी बरोबर चल रही है, उसने अश्योरेंस दिया है कि कंपनी ठीक कर रही है। तब जाके जनरल पब्लिक के सांस में सांस आता है, अच्छा ये ठीक चल रहा है। दिस इज द रीजन ऑडिट केम इनटू सीन कि ये जो ऑडिटर आते हैं और ये जो रिपोर्ट बनाने के पहले का ये प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेट करना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, वाउचिंग करना, फिर डिस्कशन करना मैनेजमेंट के साथ, उसको क्रॉस चेक करना, उस पर और फर्दर डिटेल रिपोर्ट्स मांगना और आउटसाइड पार्टी से भी कंफर्मेशन लेना, बहुत सारी बातें करेंगे। ये जो सारी चीजें ऑडिटर करता है ताकि वो कंफर्म करे कि कंपनी इज गोइंग गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अश्योरेंस दे कि कंपनी ठीक चल रही है। उस प्रोसेस को वो जो पूरा काम किया जाता है उसको बोला जाता है ऑडिट। इज द पॉइंट क्लियर? इज द पॉइंट क्लियर? तो ऑडिट इज नथिंग बट एन एग्जामिनेशन डन बाय एन इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन जिसका कंपनी से कोई रिश्ता नहीं है एंड वो फिर जो रिपोर्ट देता है उसके बेसिस में जनरल पब्लिक के सांस में सांस आता है कि चलो हमारा पैसा सेफ हैंड्स में। करेक्ट? तो दिस इज व्हाट इज ऑडिट। वाई डू वी अपॉइंट ऑडिटर? बट अभी मैंने सिर्फ आपको एक भूमिका मान दी है कि ऑडिटिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। करेक्ट? तो यहां पर ऑडिटर आएगा, वो अपनी ऑडिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। क्या फायदा होता है ऑडिटिंग करने का, क्या फायदा होता है, इसको कौन अपॉइंट करता है, ऑडिटर कैसा होना चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए, तो बहुत सारी चीजें अब हम इसमें एड ऑन कर करके पढ़ेंगे। मैं मेक श्योर करूंगी कि जिस तरीके से मैंने इस डायग्राम के थ्रू तुम्हें पूरा समझाया व्हाट इज ऑडिट, मैं हर कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, वहां पर मेन पॉइंट्स लिखूंगी ताकि आपको चीजें याद हो जाए। हाँ, कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना है ऑडिट का। गाइस उसकी टेंशन मत लो, वो मेरे पर छोड़ो। जैसे मुझे लगेगा कि इतना पार्ट हमने ऑडिट का समझा दिया बच्चों को, तो आई विल इंश्योर कि आप प्लीज अब हम इसके क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करते हैं। और हर क्लास के एंड में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, कुछ नहीं नया नहीं, जो पढ़ाया उसको वापस आपको लिखना है। सेम चीज, अगर मैंने आज पढ़ाया व्हाट इज ऑडिट तो आपको घर पे लिखना है फिर से व्हाट इज ऑडिट डिटेल में। हु इज ऑडिटर, व्हाई डू वी ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, फीचर्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटिंग, ये सारी बातें जो भी आज पढ़ाऊंगी वो सारी बातें मैं आपको कहूंगी घर पे जाओ, उस रात को बस वही वापस लिखना है। एंड ये सारी बातें जो हम करेंगे डिस्कस और ये जो सारी बातें मैं आपसे पूछूंगी यही सब आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। चलो अब आ जाते हैं मेरे नोट्स पे, काफी वेट कर रहे हैं बच्चों। ये अगेन बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट इज ऑडिटिंग? तो ये वर्ड याद कर लेना, एमसीक्यू में आता है। ऑडिटिंग हैज बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडिरे। ऑडिरे, देखो ओ डी सिर्फ आर ई करना है टी की जगह, ऑडिरे, विच मीन्स टू लिसन। हमें सुनना है किसकी बात? मैनेजमेंट की बात। दैट इज द पर्सन अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स यूज्ड टू हियर द एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। इसका मतलब है जो लोग ऑडिट के लिए जाते थे वो ऑडिरे का मतलब लैटिन वर्ड का मतलब होता है लिसन। ऑडिटर का काम है ऑडिटिंग पे जो गया, सुनो किसकी बात सुनो, जिन लोगों ने आपको अपॉइंट किया है किस लिए, उनके सारे एक्सप्लेनेशंस को सुनो। क्या उनके एक्सप्लेनेशंस, क्या उनका तरीका बिजनेस में जो सही, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। तो याद रखना फिर से मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग हैज बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडिरे विच मीन्स टू लिसन। एंड द पर्सन हु हियर्स द एक्सप्लेनेशन, मैं सुन रही हूं तुम्हारी बातें, आई एम द ऑडिटर, आई एम द ऑडिटर। तो बेसिकली अगर आप मेरे से पूछो कि मैम ये वाले पार्ट में
हमें क्या याद करके जाना है? आपको दो ही बातें याद करके जानी है। बताओ पहली बात क्या? यहां पर लिख दूं क्या? इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। चलो यहां पर फर्स्ट टॉपिक दे देती हूँ, डिराइव। Derived from a Latin word audire, which means to listen. Who the person who listens is known as auditor. The person who listens is known as auditor. Is the point here? Derived from a word audire, which means to listen, and the person who listens is known as auditor. And he listens to whom? He listens to the management. He listens to the management. Management सारी information उसको provide करता है. This is what we call as auditing. तो guys आ जाते हैं अगले पार्ट पे। अब डेफिनेशंस क्या होते हैं बेटा? ऑडिट के बारे में डेफिनेशंस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ऑडिट? और इसका डेफिनेशन दो जगह दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, हमें सब याद नहीं करना है। जो मेरा इंस्टीट्यूट, क्यों क्यों मेरा? बिकॉज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और तुम्हारा कौन सा इंस्टीट्यूट? तुम्हारे बड़े ताऊ जी बोल सकते हो, बड़े पापा बोल सकते हो, वो तुम्हारा इंस्टीट्यूट नहीं है, बट हाँ तुम्हारे लिए तुम ऐसे बोलते हो ना, अरे यार सी इंस्टीट्यूट क्या है क्या है क्या है। अगर तुम्हें इनको बड़ा नहीं बोलना, चाचा बना दो, चाचा नहीं बोलना ताऊ बना लो, ताऊ नहीं बोलना मामा बना दो, तुम्हारी मर्जी तुमको उसको क्या बोलना है। हम ये इंस्टीट्यूट आई सी ए आई ये डेफिनेशन ऑडिटिंग का जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करना है वो है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दिया है। और अदरवाइज एसए 200, ये एसए क्या होता है? ऑल आई गेट बैक टू यू। एंड उसके बाद हम बात करेंगे वो डेफिनेशन, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। तो पहले मैं आपको पूरा समझा के लिखाती हूँ, फिर मैं आपको याद करवाऊंगी। चलो ओ ऑडिट, इसका डेफिनेशन बहुत सारे ऑडिटर्स, बहुत सारे लोगों ने दिया है, सारे याद नहीं करने, आपको दो ही याद करने हैं। एक है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, आपको ये रेफर करना पड़ेगा। एग्जाम में आए तो दोनों डेफिनेशंस लिखना, और मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन अलग होते हैं, फीचर्स अलग होते हैं, डू नॉट मिक्स देम। डेफिनेशन मतलब टू द पॉइंट, पूरा समरी उसके अंदर आ जाना चाहिए डेफिनेशन में। फीचर्स मतलब उसके मेन क्वालिटीज क्या है। चलो अब आईसीआई क्या है? ऑब्वियसली इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहां से सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के निकलते हैं। जिस तरीके से आपका इंस्टीट्यूट है उसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है, बट ऑडिटिंग इनका फोटे है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर परमिटेड टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट्स, एंड दिस इज द मेन एरिया जहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड इसीलिए आईसीआई ने ऑडिटिंग का डेफिनेशन दिया। इज अ पॉइंट क्लियर? सेकेंड जो डेफिनेशन आया है, ये आया है एसए 200 से। एक चीज याद रखना, आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं है, बट उन लोगों ने जहां जहां उसका रेफरेंस दिया है ना, मैंने वहां का रेफरेंस उठाया है, ताकि अगर एग्जाम में बोल दे डिफाइन ऑडिट एज पर एसए 200, तो मेरा बच्चा ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो दिस इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। क्या मैम ये 200 नंबर याद करना पड़ेगा? गाइस बार बार जब दोहराएंगे ना तो याद हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200, बोलो दो बार, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 200, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200। करेक्ट? तो आपको कौन से दो डेफिनेशन याद करने हैं? हमें दो डेफिनेशन याद करने हैं। पहला डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, दूसरा डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 200 में लिखा हुआ है। दोनों एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अगर डेफिनेशन आ गया। चलो पहले मैं आपके लिए रीड करती हूँ, आप भी अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। It is a systematic and an independent examination of data, statement, records, operations, and performances, whether financials and non-financials, of an enterprise for a stated purpose. Obviously किसी काम के लिए ऑडिट करते हैं भाई, कि रिपोर्ट भेजनी है पब्लिक को, या हमें लोन सैंक्शन करवाना है, या हमें लोगों को बताना है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अगर हमारा प्रॉफिट है तो हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब तक आपकी ऑडिटेड चीजें नहीं होगी आप अपना काम नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बैलेंस फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम ऑडिटिंग। और तो इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन
इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर परसीव्स, recognizes the propositions before him for examination, collects evidences, evaluates the same, formulates his judgment and communicate it in a audit report. बता रही हूँ, टेंशन नो. Auditing is an accumulation and evaluation of evidences about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person. ICAI ने इसमें सब डाल दिया. What is audit? Auditing situation में क्या होता है आपके साथ, एंड ये सारी बातें. चलो इसको पॉइंट वाइज समझेंगे. मुझे एक बात बताओ, आप गए हो किसी भी मैकडॉनल्ड्स में ऑडिट करने, आप क्या क्या करोगे? आप मैकडॉनल्ड्स की एग्जामिनेशन करने का तरीका, आप उनके एम्प्लॉय से बात करोगे, उनका हालचाल पूछोगे, आप कैसे हो, वो सारी बातें होगी. फिर उनको कहोगे आप हर दिन कितना माल बेच लेते हो, कितने बर्गर्स बिक जाते हैं, कितना फ्रेंच फ्राइज बिक जाता है, क्या आपके पास रिकॉर्ड है? क्या आप कस्टमर्स को भी इनवॉइस की कॉपी देते? क्या आप इनवॉइस की कॉपी खुद भी रखते? क्या? अच्छा, ऑयल्स कितने दिन में चेंज करते हैं? आप प्रोक्योरमेंट कहाँ से करते हैं? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या प्रोक्योरमेंट का? आपकी कोई एजेंसी है क्या जिससे आप बर्गर लेते? किस प्राइस पे लेते? आपका हमेशा मंथली बिल कितना आता है इलेक्ट्रिसिटी का? आपका टेलीफोन बिल कितना होता है? एम्प्लॉयज की छुट्टियां कितनी है? कैन आई से यू आस्क्ड एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम देम. तो याद रखना बेटा, एज पर ICAI ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन. कौन सा एग्जामिनेशन? सिस्टेमैटिक एग्जामिनेशन होना चाहिए. सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होना चाहिए. एग्जामिनेशन बहुत ही सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होना चाहिए. और जब आप एग्जामिनेशन करने जाओगे, जब आप चीजें देखने जाओगे, जब आप एग्जामिन करने जाओगे, तो क्या एग्जामिन करने जाओगे मुझे बताओ. जब भी हम एग्जामिन करने जाएंगे, इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन. इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी की नाक नहीं आनी चाहिए, किसी का डिसीजन नहीं आना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए. तो ये सिस्टमैटिक होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट प्रॉफिट मैकडी इज अर्निंग, इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट you go and talk to what, it is independent of what you and management have a relation. मान लो मैनेजमेंट और तुम दूर के बहुत दूर के जान पहचान के हो या फ्रेंड्स हो, इट हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एंड बहुत ही सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होना चाहिए. इस दौरान आप क्या क्या निकलवाओगे? आप उस बंदे से, उस कंपनी का क्या निकलवाओगे? डेटा निकलवाते हैं हम, बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाते हैं हम, रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं कि भाई तुम्हारा रिकॉर्ड क्या बोल रहा है. हम आपके ऑपरेशन वाले लोगों से बात करते हैं, आपके ऑपरेशन में प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, क्या प्रोक्योरमेंट का कोई सेट तरीका है, क्या ऑपरेशंस के सारे तरीके बताओ, उसका पूरा वॉक थ्रू करवा के दो. वॉक थ्रू मतलब कैसे हम स्टार्ट करते हैं, समझा क्या बच्चों मेरे? ऑपरेशंस. एंड हम उनका एग्जामिनेशन क्या करते हैं? परफॉर्मेंसेस हम दो चीजों का देखते हैं बच्चा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और हम ये टाइम पास करने के लिए नहीं जाते, बोर हो रहा है चलो मैकडी का ऑडिट कर लेते, बोर हो रहा है चलो डोमिनोज का ऑडिट कर लेते. नहीं, हमारे पास कोई पर्पस छुपा होता है. पर्पस कैन बी बैलेंस शीट ऑडिटेड पब्लिश करनी है, पर्पस कैन बी IPO निकाल रहे हैं, पर्पस कैन बी हमें लोन सैंक्शन करवाना है, इट कैन बी एनी अदर पर्पस. तो गाइज अगर मेरे साथ फटाफट याद करो तो बताओ क्या है? एज पर ICAI सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, performances, financial and non-financial for a stated purpose becomes an audit. So this is the definition of audit or auditing, जो भी बोलना चलेगा. चलो फिर से बताओ what is auditing. Auditing means systematic independent examination. It is a process done by auditor जहां पर वो क्या क्या वेरीफाई करता है? रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स, परफॉर्मेंसेस, डेटाज, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. क्या बच्चों याद हो गया क्या? Yes, this is the definition given by ICAI. Correct? अब आप सुनेंगे, यहां तक आप डेफिनेशन लिख लेंगे. अब जब भी आप ऑडिटिंग में पहुंच गए, ऑडिटर को क्या रोल प्ले करना पड़ता है? ऑडिटर जाएगा, जो भी मैनेजमेंट ने अपनी सोच डाली है उस सोच को वो वेरीफाई करेगा. भाई आपने ये क्या सोच के डाला, आपने ये खर्चा क्यों डाला, एविडेंस है क्या? आपने इसको कॉस्ट या NRV विच एवर इज लेस पे क्यों वैल्यू किया,
एएस बोलता है। आपने इस इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया, पीएनएल में डाला, क्यों? बोरिंग कॉस्ट का एएस बोलता है। आपने बियरर प्लांट को कैपिटलाइज किया, इसको खर्चे में नहीं डाला, क्यों? एएस 10 ने बोलता है। तो जो भी आपने हासिल किया इस प्रोसेस में, जो भी डेटा, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स आपने हासिल किया है, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस। वो जब जो भी चीजें आपने हासिल की, जो भी इंफॉर्मेशन एज एन ऑडिटर आपने हासिल की, उसको प्लीज एविडेंसेस से क्रॉस चेक करिए, फिर अपना एक जजमेंट बनाइए और उस जजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू पास करिए। तो याद रखना, एक और पॉइंट ऐड होता है, ऑडिटर क्या करता है? परसीव्स करता है। ऑडिटर क्या करता है बेटा? परसीव्स करता है, फिर उसको वेरीफाई विथ एविडेंसेस, और जब वो एविडेंसेस से वेरीफाई कर लेता है, वो अपना क्या बनाता है? जजमेंट। और जजमेंट को फिर कहाँ डालता है मेरा बच्चा? ऑडिट रिपोर्ट। क्या आपको मेरी बात समझी क्या? तो गाइज एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। ऑडिटिंग सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? डेटा, रिकॉर्ड, स्टेटमेंट्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंसेस, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, फॉर अ पर्पस. Auditor, when he collects all the information, he tallies it with the evidences, thinks for a judgment and pass an audit report. अगर बच्चों आपको ये वर्ड्स याद करने हैं तो हम जनरली इसको एक डिकोड कर देते हैं। आप इसको फर्स्ट वर्ड से याद करो, DSROP, शॉर्टकट डिसरॉप, DSROP, बिकॉज ऑडिट के एक वर्ड याद नहीं होंगे। D stands for data, S stands for statements, R stands for records, O for operations, P for performances. Am I clear? And finally, जब ऑडिटर ये सारी चीजें देख लेता है, फिर it is a type of communication. It is a communication about the information between the auditor and the company. And finally हम इसको क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करके इस इंफॉर्मेशन को क्या करते? पास ऑन करते। पास ऑन द इंफॉर्मेशन, करेक्ट, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द जनरल पब्लिक। यहां तक बात समझ आए? एक बार फटाफट याद हो गया क्या? फटाफट बोलो। हाँ मैम, हाँ। What is auditing? As per ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, it is an independent, systematic examination of data, statements, records, operations, performances, financial or non-financial, correct, for a stated purpose. During an audit, the auditor collects all the informations, examine it with the available, क्या बोलते हैं, vouchers या available evidences, passes his judgment in an audit report, and thereupon all the accumulated information is brought to the notice of the general people. क्या आपको याद हो जाएगा? याद हुआ क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? याद हो गया क्या? मैम इसी तरह याद करा दोगे क्या सारा? कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरा याद करा दूं, ताकि आप में से किसी भी बच्चे का ऑडिट वाला सब्जेक्ट फंसता नहीं है। बिकॉज मुझे पता है जनरली जो बच्चा फंसता है वो बिकॉज उनको ऑडिट याद नहीं रहता, उनको ये चीज़ें वो भूल जाते हैं, इसलिए उनको डेफिनेशंस याद नहीं होते। तो मेरा फोकस यही है कि मैं आपको सारे डेफिनेशंस याद करा दूं। अब चलो, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कुछ नहीं है, ये रूल्स, जैसे अकाउंट्स हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनकम टैक्स हैव इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज हैज कंपनीज एक्ट। तो हमारे ऑडिट भैया को बहुत बुरा लग रहा था, हमारे पास कुछ नहीं, हमको भी कुछ दो। उसको मिल गया स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। बट ये ट्रस्ट मी, अब आप कहोगे कि मैम ये क्यों बना? अब सुनो क्या होता था। जब हम ऑडिट कर रहे हैं तो अब कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर ने भी सही ऑडिट किया? तो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है ऑडिटर ने सही ऑडिट किया या नहीं किया, उसका एक ही चेक अवेलेबल है, क्या उसने सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो किए क्या वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो लग रहे वो फॉलो हो रहे हैं क्या? जो भी उन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ के लग रहे वो फॉलो हो रहे क्या? दैट इज ओनली द वे वी कैन इंश्योर कि ऑडिटर भी सारी चीजें फॉलो कर रहा है या नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बने कि एज अ ऑडिटर आप जो भी पॉइंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में लिखे हैं वो आपको ऑडिट के दौरान फॉलो करने हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बोले हुए सारे पॉइंट्स फॉलो कर लिए, correct, it means the audit has been done as per the rules and regulation. उसके बाद भी अगर उसमें गलती रह जाए तो बेटा उसमें ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है मैनेजमेंट ने डेटा ही इनकम्प्लीट दिया। अब मैं मैनेजमेंट को बोल के अपना बैंक स्टेटमेंट दो,
अब बंदा, मैं मांग रही हूँ आईसीसी बैंक का स्टेटमेंट, वो कह रहा है मेरे पास आईसीसी में अकाउंट ही नहीं है, मुझे दिख रहा है बट वो दे ही नहीं रहा है, वो गलत एविडेंसेस दे रहा है, वो मुझे बिल प्रोवाइड नहीं करा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तब तो मैं कितना भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करूं, जब मुझे दी गलत चीजें गई है, मुझे सारे पेपर्स ही गलत दिए गए, तो मैं क्या कर सकती? तो जो डेटा दिया है उस पे सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अप्लाई हो सकते हैं। अगर तुम गलत दोगे तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, फिर मैं वो गलत ही ऑडिट कर लूंगी। हाँ, हो सकता है मैं गलती पकड़ लूं। अब बेटा फॉर्ज्ड बिल बना के दे दो मुझे, करेक्ट, एंड उसे ना इतना अच्छा बना के दो कि समझ ही नहीं आ रहा है फॉर्ज्ड है, तो मैं तो उसी बिल का ऑडिट करूंगी। अब वो फॉर्ज्ड है, तुमने उसको स्टैम हैमर्ड कर रखा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती? तो ऑडिटर हमेशा उस गिवन डेटा का ऑडिट करता है जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। अगर मैनेजमेंट इनकम्प्लीट डेटा प्रोवाइड करता है तो ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बट जो गिवन डेटा है, ऑडिटर इंश्योर्स कि सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग उस पर अप्लाई हो, एंड तब वो ऑडिट करके अपनी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। बट अगर दिया हुआ डेटा ही गलत है, मैं क्या करूं? कुछ नहीं। तो इंश्योर कि आपको चीजें सही दी जा रही है। मैम ये कैसे इंश्योर होगा? नहीं हो सकता बेटा, बट ट्राई कि जब आप मैनेजमेंट से बात करो, आप उनको ये बताओ कि आप जब सही चीजें दोगी तो हम आपकी बिजनेस को और आगे ग्रो करके जाएंगे। जो जो आपके बिजनेस का लूप एरियाज है, वीक पॉइंट है, लूप एरिया मतलब समझे क्या? जहां जहां सिस्टम में गलतियां हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, बट हमारा एक्सपीरियंस, ऑडिट की लर्निंग, हमारा एक्सपर्टीज ही एरिया है ये, हम वो सारी चीजें आपकी ठीक कर सकते हैं। तब आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटेंशन ही डे वन से फ्रॉड है, फिर तो ऑडिटर भी कुछ नहीं कर सकता। आपका इंटेंशन है बिजनेस को सही ट्रैक पे लाना, विद द हेल्प ऑफ ऑडिटर योर बिजनेस विल गो फैंटास्टिक। बट ऑडिटर सारी चीजें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका एक ही तरीका है, क्या वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो कर रहा है। तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ने भी अपना एक डेफिनेशन दिया, वो कह रहा है इट इज अगेन एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। याद करते चलो मेरे साथ में, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सब लिखा है बेटा, आगे मैं रीड करवा दूंगी। मैम फिर नोट्स क्यों दिए? बेटा नोट्स इसलिए दिए बिकॉज आपको चाहिए, बट आई बिलीव अगर मैंने इसको मॉड्यूल से भी पढ़ाया होता, कहीं से भी पढ़ाया होता, मैं आपको ये हैंड रिटन नोट्स तो लिखने बोलती जहां पर आप इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करते हो। 1 सेकेंड बेटा, इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किस चीज का? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिनेंशियली आप डील करने चाहिए, पैसे का लेन देन होना चाहिए, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। नॉट प्रॉफिट का स्पेलिंग गलत लिखा है। अब प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, अब जो भी सिचुएशन है मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, मुझे नहीं लेना देना। आपका साइज छोटा, बिजनेस साइज छोटा है या लीगल कोई भी फॉर्म हो, बिजनेस साइज की बात हो रही है बेटा, साइज ऑफ द बिजनेस ये छोटा है या बड़ा, लीगल आप रजिस्टर्ड हो, नॉट रजिस्टर्ड हो, आप लीगल कोई भी एंटिटी हो, चाहे आप लॉयर हो या आप इंजीनियर हो, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, और दैट where the examination is conducted with a view to express opinion. Am I clear? With a view to express opinion, opinion मतलब judgment. This is the definition of auditing. एग्जाम में अगर डिफाइन पूछे तो डेफिनेशन लिखना, मीनिंग मत लिख के आ जाना। तो ऐसे 200 क्या बोलता है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन जहां सिर्फ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फोकस कर रहा है, चाहे वो साइज ऑफ द बिजनेस स्मॉल हो, बिग हो, लीगल फॉर्म कोई भी हो, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। भाई चैरिटेबल ट्रस्ट के पास आज के जमाने में ज्यादा पैसा है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बाबा रामदेव, यस, ये अपने कौन से बाबा को जेल हो गई थी, करोल बाग में थे दिल्ली में, बाबा रहीम, इन सब के पास है तो ये नॉन प्रॉफिट, बट पता कैसे चला वो फ्रॉड में है? जब उनका ऑडिट हुआ तो ऑडिट में पता चला ये सारी बातें। चाहे आपका बिजनेस किसी भी फॉर्म में हो, जब भी कोई इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक छोटी सी चाय की टपरी क्यों ना हो, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, तो ये वाली चीज को मैं सिर्फ बिजनेस लिख देती हूँ। देखो कैसे याद करेंगे, बाकी अंदर का भावना तो आप भर देना। Independent examination of financial information of any business to express the opinion. Independent examination of the financial information of any business to express the opinion.
क्या समझ आया क्या बच्चों? फटाफट याद कर लिया क्या? एक बार मेरे साथ क्विकली आई एंड द सेशन. नो 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 नो, नॉट एंड द सेशन, एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. चलो, auditing, definition of auditing has been given at two places: Institute of Chartered Accountant of India, essay 200. Institute of Chartered Accountant of India says independent examination, systematic examination of data, records, statements, operations, financial purposes, non-financial purposes, for the purpose, and the report is generated in an audit report wherein evidences are information is collected, verified through an evidences, and then a judgment is given. Am I clear? essay 200 again उसी लाइन पे बात करता है independent examination of financial information of the business to express an opinion or a judgment. क्या बच्चों डेफिनेशन याद हो गया? चलो 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट लिख लो. 2 मिनट का टाइम देती, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लेंगे. क्विकली. लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया क्या बच्चों? क्विकली लिख लेंगे बेटा आप लोग, फटाफट. चलो लास्ट टाइम कंप्लीटली पढ़ लें क्या? मीनिंग या डेफिनेशन ऑफ, अगर आप देखेंगे यहां पर ऑडिटिंग, यही चीज मैंने पूरा कंबाइन करके लिखा है. सेम बातें जो पढ़ाई, इसको मैं लिखवाऊंगी नहीं. ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक बोला था. अच्छा वैसे अंडरलाइन कर देती हूँ, चलो सर्कल कर देती हूँ. सिस्टमैटिक independent examination of data, records, operations and performances which can be financial as well as non-financial of any entity, profit making, not profit making, legal form कुछ भी हो, size कुछ भी हो business का, by an independent qualified person known as an auditor who has to be very competent. भाई सक्षम होना चाहिए वो आदमी इस काम करने के लिए. किसी भी ऐरे गहरे को बुला के तुम ऑडिट ना करा लेना. तुम किसी भी कि अपने घर के जो भी लोग तुम्हारे लेबर्स हैं उससे ऑडिट करवा लोगे क्या? ये क्या है कि मैम ये तो बाहर का आदमी है, ये तो कभी कभी मेरे यहाँ सब्जियां खरीद के लाता है, ये दूध वाले अंकल से ऑडिट करा लू क्या बिकॉज ये बाहर का आदमी है? भाई इंडिपेंडेंट है बट कॉम्पिटेंट है. कॉम्पिटेंट है क्या? एलिजिबल है कि ऑडिट करने के लिए? तो ऑडिटर हैज टू बी इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट. उसकी भाई क्वालिफिकेशन चेक कर लेना विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ओपिनियन क्या एक्सप्रेस होता है वो मैं पहली बार आपको बता रही हूँ. दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिव्स अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू. गाइज आपको पता है क्या, जब मैं ऑडिट पढ़ रही थी ना मेरे सीए फाइनल की जर्नी में, मुझे मेरे सीनियर ने बोला था कुछ भी हो एक लाइन जरूर लिख के आ जाना एग्जाम में, जहां पर भी कुछ ना समझे ऑडिट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड अ फेयर व्यू. सेम ज्ञान मैं तुमको भी पास ऑन कर रही हूँ कि ऑब्वियसली लिखना तो है मुद्दे पे सब कुछ, ऐसा नहीं है नहीं लिखना, बट विच लाइन मेक्स द एम्फेसिस ऑफ द ऑडिट पेपर, जो जान है ऑडिट के पेपर के, ट्रू एंड अ फेयर व्यू. ट्रू एंड अ फेयर व्यू हर एक सीए के मुंह में यही वर्ड होता है, ट्रू एंड अ फेयर व्यू. अब तुम भी ऑडिट में पास होने के लिए ये ज्ञान जरूर लिख के आना,
ट्रू एंड अ फेयर व्यू। अब ट्रू का मतलब क्या होता है? सच। फेयर का मतलब क्या होता है? मतलब मैं बायस नहीं हूं, मैं एकदम बायस नहीं हूं, फेयर हूं। फेयर मतलब जैसे अपन कहते हैं ना, फेयरली शी इज डन अ गुड जॉब, मतलब अच्छा काम किया उसने। आई एम फेयर इनफ, मतलब ना मैं इसका साइड ले रहा हूं ना मैं उसका साइड ले रहा हूं। तो सच, ट्रू का मतलब होता है सच। फेयरली मतलब निष्पक्षता के साथ, मैं जनरल पब्लिक के भी साथ हूं और मैं मैनेजमेंट के भी साथ हूं, बट जो सही है मैं उसका साथ दे रहा हूं। अगर आपके बुक्स अकाउंट में गलती है तो है गलती, अगर जनरल पब्लिक का पैसा मिसयूज हो रहा है तो है गलत, आपने एएस का कंप्लायंस नहीं किया है तो नहीं किया है। तो जब भी मैं अपना ओपिनियन दूंगा तो मैं अपने ओपिनियन में ये बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच और निष्पक्ष है, मतलब गिव्स अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, मेरा हमेशा व्यू रहता है ये ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। मतलब अगर आप तुम गलती करोगे तो एक अलग बात है। तो याद रखना, अगर तुमसे कोई पूछे ऑडिटिंग क्या है या ऑडिट क्या है, audit or auditing is a systematic independent examination of data, records, operations, performances, financial as well as non-financial, of an entity, whether big, small, legal, whichever form it is, non-profit or profit, by an independent competent person who is known as an auditor, with the view to express an opinion that the company's financial statements are ट्रू एंड फेयर। हम जाते एक पॉजिटिव माइंडसेट से हैं कि भाई उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और निष्पक्षता के साथ होंगे, बट अगर कुछ गलत हुआ तो वो हम बताएंगे। तो हम हमेशा इस माइंडसेट से जाते हैं ताकि हम ये ओपिनियन निकालें कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिव्स अ ट्रू एंड अ फेयर व्यू, अच्छा खासा सच और निष्पक्ष है, विदाउट एनी पार्शियलिटी। वहां पर हमने कुछ बायसनेस यूज नहीं किया है। तो गैस याद हो गया क्या? याद हुआ क्या? लास्ट टाइम रिवाइज करो क्या याद हो गया? चलो एक होमवर्क लेंगे, घर पे आप लोग सब एक क्वेश्चन को सॉल्व, एक क्वेश्चन लिखेंगे। द क्वेश्चन विल बी, हम जहां पर भी मैं क्वेश्चन लिख रही हूं तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको घर पे लिखना है। मैं हर एक कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद आपको होमवर्क दूंगी। क्वेश्चन 1 प्लीज घर पे लिखना, इंश्योर कि आप इसको लिखोगे। व्हाट इज ऑडिटिंग या ऑडिट, वन एंड द सेम थिंग? मैक्सिमम बेस्ट तरीके में इसको लिखना एंड मेक श्योर लास्ट में ये पॉइंट जरूर आना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड अ फेयर व्यू। ये आंसर आप लिख लेना, ऑलरेडी हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। एवरीबॉडी गुड टू गो? चलो यहां तक कोई भी डाउट है तो इमीडिएटली पूछेंगे। याद हो गया या नहीं उसके लिए एक बार चेक करो, आप मिरर के सामने तुरंत जाओ, खड़े हो और फटाफट देखो कि आपको वो सारे वर्ड्स याद है क्या। एक बार फटाफट दौड़ के जाएंगे सारा बच्चा और अपने घर के मिरर के सामने या कोई भी मिले, पापा मिले, मम्मी मिले, बहन मिले, भाई मिले, दादा दे, उनको पकड़ो, उनको खड़े होकर बोलो, उनकी आंखों में आंखें डाल के, audit is an independent and systematic examination of data, records, operation, performances, financial or non-financial, for of an entity whether big, small, legal, non-legal, मतलब non-legal तो नहीं बोलो, profit making, non-profit making, done by an independent auditor with a view to express an opinion that the financial statements as a whole gives a true and a fair view। बोल दिया क्या? इसमें बोल दिया क्या बच्चों? मैम ये क्यों नहीं बोल देता है मैम? ऑडिटर ट्रू एंड फेयर क्यों बोलता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? अब आते हैं अगला पॉइंट पे। वो ये क्यों नहीं बोल देता है ट्रू एंड 100% करेक्ट? चल 100% भी छोड़ दो, ट्रू एंड करेक्ट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्चे हैं एंड एकदम करेक्ट है। सच्चे तो हैं, एकदम करेक्ट है, फेयर क्यों बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर, वाई नॉट ट्रू एंड करेक्ट? या ट्रू भी छोड़ दो, इट इज 100% करेक्ट। यस बच्चों समझाना, यही मैं आधी घंटे से बता रही हूँ। वेरी गुड। बच्चे कह रहे मैम अगर मैनेजमेंट ही आपको झूठे डॉक्यूमेंट दे दे स्टार्ट टू एंड, आपको कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट ही आपको चीजें पूरी छुपाए, मैनेजमेंट ही सारी इंफॉर्मेशन गलत दे रही है, तो आप क्या ऑडिट करोगे? आप तो जो मिला है उसका ही ऑडिट करोगे। गलत मिला है, गलत का ऑडिट कर दोगे। गलत इनवॉइस है, फॉर्ज इनवॉइस है, आप तो उसी का ऑडिट करोगे। बैंक में गलत गलत एंट्रीज, बैंक भी उसके साथ मिला हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो? आउटसाइडर पार्टीज को भी उसने अपने साथ मिला रखा है, कंफर्मेशन दे रहे हैं वो पार्टीज, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ऑडिटर कभी ये रिस्क नहीं लेगा, वो कहेगा भाई अगर मैं करेक्ट लिख दिया ना इसका मतलब अब गलतियां होगी नहीं, और बाद में अगर पता चला कि कंपनी तो डिलिबरेटली फ्रॉड में इन्वॉल्व थी तो मेरा पत्ता कट, मेरा तो गर्दन ही गई।
इसलिए सारे ऑडिटर्स कहते हैं हम करेक्ट तो नहीं लिखेंगे, हम फेयर लिख देंगे। फेयर का मतलब जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, जो हमने एविडेंसेस कलेक्ट किए, जो वाउचर्स आपने दिए, जो बिल आपने दिए, हमने उसके बेसिस पे आपके सारे बुक्स को एग्जामिन किया, जो लॉज एंड प्रोविजंस आप पे अप्लाई करते हैं वो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया। बट अगर नंबर्स ही गलत है, आपके पहले से नंबर्स गलत है, वो कौन सी एंट्री, वो आपकी एंट्री बिलोंग ही आपको नहीं करती है, तो ऐसे कंप्लाई भी हो गया बट थी तो आपकी बुक्स में ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करती थी, सब गलत था। जब आपके एंड पे डेलिबरेटली फ्रॉड चीजें हो रही है तो ऑडिटर हमेशा इससे रिस्क फ्री लेता, चाहे आप कितने भी सच्चे मैनेजमेंट हो, चाहे आप कितने भी झूठे मैनेजमेंट हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन टॉप ग्रेडेड हो या एकदम बिलो द ग्राउंड हो। ऑडिटर्स ऑलवेज टेल टू एवरीबडी, चाहे आप रिलायंस कंपनी क्यों ना हो, चाहे आप कोई नॉर्मल छोटे मोटे चोरी मारी वाला भी काम करते हो, ऑडिटर विल ऑलवेज गिव एन अफर्मेशन विच सेज ट्रू एंड फेयर, नेवर इट विल से ट्रू एंड करेक्ट। वो अपनी गर्दन कभी भी नहीं कटवाता। एम आई क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट, इसको मार्क कर दो भाई, भगवान, ये भगवान है भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। डेफिनेशन अलग चीज होती है, फीचर्स अलग होता है, दोनों को बच्चे एग्जाम में मिक्स करते हैं। टेंशन मतलब मैं याद कराऊंगी, मेरा काम है याद कराना और मैं आपको करा के दूंगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, मैंने ना इसके लिए ना एक गाना बनाया, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। मतलब ऑडिटिंग के क्या क्वालिटीज हैं, ऑडिट होता है बेसिकली, पूरे प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग में होता क्या, ऑडिटिंग के फीचर्स क्या, मतलब पूरा वॉक थ्रू ऑफ ऑडिट। वॉक थ्रू ऑफ ऑडिट मतलब ऑडिटर अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, ऑब्वियसली थ्रू द प्रोसेस, वो मैं बाद में आपको सिखाऊंगी। फिर वो जाएगा कंपनी में पहुंचेगा जहां मैनेजमेंट अपनी सोच समझ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, फिर वो सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर वो एविडेंसेस देगा, फिर ऑडिटर अपनी समझ से एविडेंसेस को एनालाइज करेगा, रिव्यू करेगा, उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट इशू करेगा क्या है। तो ये एक्चुअली पूरी कहानी है फीचर्स की, बट बोलने में तो ये कहानी मैंने 2 लाइन में बोल दी। आ जाएगा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, क्या लिखोगे, यही ऑडिटर आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत, उसके लिए एविडेंसेस मांगे, एविडेंसेस ने बोला कि सही है, हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, बस। एक नंबर नहीं मिलेगा बच्चों, बिकॉज पहली बात जो आपने यूज किए वर्ड्स बहुत, यू हैव नॉट यूज टेक्निकल वर्ड्स। मतलब थोड़ी सी तो टेक्निकल इंग्लिश होनी चाहिए ना बेटा, सीधा सीधा नहीं बोल सकते, आपको थोड़े से ऑडिट के वर्ड्स पिक करने पड़ेंगे, उसकी लैंग्वेज पिक करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे होगा, जो बार बार बोलेंगे, और बार बार कौन बुलवाएगा, क्लास में स्नेहा मैम आपको फटाफट ये सारे फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग भी पढ़ा देगी, ताकि आपको ये फटाफट याद हो जाए। गाइस सॉरी, वे की जगह बैठे 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 चलो गाइस, यहां तक समझ तो आ रहा है ना आपको ऑडिटिंग? यस मैम, मजा भी बहुत आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो अब आते हैं अपना ऑडिट पे। ऑडिट भैया, अब इसकी कहानी फीचर्स ऑफ ऑडिट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स लिख लिया ना बेटा टॉपिक वाइज। अब मैं सीक्वेंस नहीं फॉलो करूंगी, आप सोचोगे स्नेहा मैम नंबरिंग्स देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगी मैं उसकी मेन हेडिंग दे दूंगी, फिर आप लोग लिखते रहना उसके साथ नीचे। चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, फिर वही एक डायग्राम बनाओगे बेटा। यहां एक कौन है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो बोलना है, यहां एक कंपनी है, यहां कौन बैठा है, कंपनी के मैनेजमेंट वाले, और यहां पर है जनरल पब्लिक। मैम तो इसे चेहरे वेहरे बना दो ना, ठीक है, लो तुम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ भाई, खुश हो जाओ। मेरी राइटिंग में हंसी, मेरी सॉरी राइटिंग बोल रहे, ड्रॉइंग पे हंसी मत उड़ाओ। यहाँ जनरल पब्लिक है। अब दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जिसका पैसा लगा है उसको इंश्योर करना चाहिए उसका पैसा किधर लगा है भाई, और जो बंदा उसके पैसे को यूटिलाइज कर रहा है उसको वो डिग्निटी के साथ और ईमानदारी से पैसे को यूज करना चाहिए। बट क्या करे,
हम किसी पे भरोसा नहीं करते, ये बिजनेस चीज ही ऐसी है। तो हमने फाइनली अपॉइंट किया एक, कैसे अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होता है वो छोड़ दो, अभी बहुत पूछो। आया एक बंदा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर। हमारा ऑडिटर कैसा हो, हमारा ऑडिटर कॉम्पिटेंट, इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड हो। हमारा ऑडिटर कैसा हो, हम बोलते हैं ना हमारी स्नेहा मैम कैसी हो, सबसे अच्छी हो। उसी तरह हमारा ऑडिटर कैसा हो, हमारा ऑडिटर होना चाहिए कॉम्पिटेंट, ऑब्वियसली भाई उसको बुद्धि तो होनी चाहिए, उसको कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, उसका आईक्यू तो चलना चाहिए। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब वो किसी भी सिचुएशन में मैनेजमेंट की तरफ बायस नहीं होगा, जनरल पब्लिक की तरफ बायस नहीं होगा, वो किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपना धर्म, फर्ज, निष्ठा से काम करने आ रहा है। वो पूरी निष्ठा से काम करने आ रहा है। ही इज द अमिताभ बच्चन। वो एकदम जान लगा देगा ये पता करने में कि चीजें कुछ गलत नहीं है, एंड कुछ गलत है तो हम उसको सुधार लेते हैं। इंटेंशन हमारा जानबूझ के गलत करने का नहीं है। तो इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड होना चाहिए। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। बोलो मेरे साथ, हमारा ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। हमारा ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। आया ऑडिटर, इस कंपनी के पास गया, कंपनी के पास ऑडिटर पहुंचा कंपनी में, और गाना गाओ, ऑडिटर पहुंचा कंपनी में। कंपनी को कौन चलाता है, मैनेजमेंट्स। मैनेजमेंट्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट्स बनाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नॉन फाइनेंशियल चीजें भी होती है, और वो और किस किस चीजों पे ध्यान देता है उसके अलावा, नॉन फाइनेंशियल थिंग्स ऑल्सो। और ये नॉन फाइनेंशियल चीजों को बनाने के लिए, ये एक टेक्निकल वर्ड है इसलिए लिख रही हूं, वो अपनी समझ को यूज करते हैं, उस समझ को बोलते हैं असर्शंस। बोलो, समझ को क्या बोलते हैं, असर्शंस, समझ। वो अपनी असर्शन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन जिस बेसिस पे इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया, ये सारी इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की जाती है, ऑडिटर को। डायग्राम देखो, कंपनी ऑलरेडी चल रही थी, मैनेजमेंट उसका पूरा ध्यान ध्यान रखता है, ध्यान पूरी चीजों का ध्यान रखता है। जनरल पब्लिक को बड़ा दिक्कत है ये जानना है कि क्या चल रहा है अंदर। तो एक आता है ऑडिटर, हमारा ऑडिटर कैसा हो, इंडिपेंडेंट, क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट। वो घुसा ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो देख रहा है मैनेजमेंट अपने सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करता है अपनी सोच के हिसाब से, जितनी उसकी सोच है। बेटा अगर उसको एएस ही थोड़ा सा पता है तो उसी थोड़ी सोच से बनाएगा ना, उसको कंपनी उसमें थोड़ी। बेटा एक बात बताओ, अगर इस कंपनी का मालिक एक इंजीनियर है, उसको थोड़े एएस आते, उसको थोड़े आईएफआरएस आते, उसको थोड़े इंड एएस आता, उसको थोड़े एसए आता। तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो जानबूझ के डिलिबरेटली गलत कर रहा है। तो हमारे हमारा ऑडिट क्लियर कहता है, हम ये नहीं कहते कि आप डिलिबरेटली गलत करना चाहते हो, इसलिए हम क्लियर कह रहे हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉन फाइनेंशियल ऑपरेशंस जो भी है अपनी बेस्ट समझ से करते हो, जिसको बोलते हैं असर्शंस। एंड जो भी आपने चीजें यूज की है वो सारी इंफॉर्मेशन आप ऑडिटर को पास करते हो, ऑडिटर को पास करते हो। और इन इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए ऑडिटर के पास क्या पहुंचता है, एविडेंसेस। अब ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं ये चीजें गलत तो नहीं है। हम क्या मानते हैं, एविडेंसेस। एविडेंसेस में हमारा फर्ज बनता है, हमें जब एविडेंसेस मिलते हैं हम चेक करते हैं क्या हमारे एविडेंसेस जो दिए गए हैं, क्या हमें एडिक्वेट एविडेंसेस दिए, क्या एडिक्वेट मतलब जो चाहिए थे, फटे हुए तो नहीं है। बिल 1 लाख का है, खर्चा 5 लाख का डाला हुआ है, ये एडिक्वेट थोड़े है। तो हमारे एविडेंसेस एडिक्वेट होने चाहिए, बताऊंगी बेटा टेंशन मत हो। रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल मतलब मशीन खरीदा है तो बिल भी मशीन का दो ना। और हमारी बिजनेस का आपकी कंपनी का नाम मान लो एआर कंपनी, तो बिल भी किसके नाम पे फटा हुआ होना चाहिए, एआर कंपनी, आप किसी और का थोड़ी दे सकते हो। एंड रेलेवेंट होना चाहिए, आरआरआर जो अपन बोलते थे ना उसी को बोलेंगे एआरआर। क्या थे मूवी, आरआरआर कुछ था ना, हाँ एक मूवी देखी थी मैंने शायद, हाँ आरआरआर, इसकी जगह क्या बोलेंगे, एआरआर। तो एविडेंसेस जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो चेक कर लेने के लिए, एविडेंसेस को हमेशा चेक करो, क्या सफिशिएंट एविडेंसेस है, रिलायबल एविडेंसेस है एंड रेलेवेंट एविडेंसेस है। जब ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी तो आपको चेक करना है क्या
आपको एग्जामिनेशन करना है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको एनालिटिकली सोचना है एंड क्रिटिकल एरियाज फाउंड करने हैं एंड देन फाइनली आप अपना क्या बोलते हैं क्राइटेरिया या रिपोर्ट सेट करेंगे। स्टैब्लिश क्राइटेरिया आपका मीट होगा। गाइज अभी पहले मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ जो मैंने लिखवाई है, फिर मैं इसको अपने डायग्राम से समझाऊंगी एंड फिर हम इसको पॉइंटर्स में लिखेंगे, एक चीज को 3 अलग अलग तरीके से। चलो, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ना। हमारा और नहीं, नहीं 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 नहीं, हाँ। यहां से देखो, इंफॉर्मेशन कैसे हो सकते हैं, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। उसको वेरीफाई करने के लिए कौन आता है, ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंसिटी ऑफ असर्शंस, ऑडिटर कलेक्ट्स एविडेंस। चलो अच्छा, ऐसे नहीं करती हूँ, चलो यहां पर ऐसे मार्क करती हूँ। इंफॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। इसको चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर को बुलाएंगे इंडिपेंडेंट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। वो क्या करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए क्या ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है एंड एक्यूरेट है, ये क्या मांगेगा, एविडेंसेस। और फिर इस एविडेंसेस को क्या चेक करेगा, क्या वो एडिक्वेट है, रिलायबल है, रेलिवेंट है। जब उसको ये लगेगा कि जो भी एविडेंसेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसको वो सोचेगा, क्या वो एनालिटिकल है, क्या वो क्रिटिकल एरिया है, क्या वो इन्वेस्टिगेटिंग एरिया है, क्या मतलब क्या यहां पर गलती के चांसेस ज्यादा है, क्या वो अपने एक्सपीरियंस से सोचेगा। क्या एनालिटिकली हमें एनालिसिस करना चाहिए, क्या पिछले बार बिजली का बिल इतना, इस बार कितना, क्या हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, क्या, ये टोटली ऑडिटर का जजमेंट होता है। And then he makes a systematic examination of available information and evidences against the established criteria. Established criteria मतलब जिस काम के लिए वो आए थे उसके लिए वो अपनी रिपोर्ट देगा। These are the features of auditing। और उसी पॉइंट को मैंने आपको याद कराया थ्रू डायग्राम, तो देखो आपके दिमाग में फिट होगा क्या नहीं। चलो, एक कंपनी है, स्टोरी, एक कंपनी है जिसको चलाता मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट अपने असर्शन से फाइनेंशियल्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी कर देता है। आया एक ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट है, क्वालिफाइड है एंड कॉम्पिटेंट है, वो घुसा कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर, उनसे मांगी सारी इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ने दी सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को, ऑडिटर ने उस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए मांगे एविडेंसेस, एविडेंसेस को उसने चेक किया, क्या ये एविडेंसेस सफिशिएंट है, रिलायबल है, एक्यूरेट है, रेलेवेंट है, क्या, ARR, एडिक्वेट, रिलायबल, रेलेवेंट। जब उसको लगा, उस एविडेंसेस को उसने सिर्फ देखा नहीं, उस एविडेंसेस को उन्होंने एग्जामिन किया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, एनालिटिकल एनालिसिस किया। जब उसको सब कुछ ठीक लगा तब उसने स्टैब्लिश क्राइटेरिया जिसके लिए वो आया था उसकी रिपोर्ट बना दी। These are the features of auditing। क्या बच्चों याद हो गया क्या, क्या बच्चों याद हो गया क्या। अगर आप इस डायग्राम को भी कर दोगे तो आपका फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग कवर होता है। आप इसी तरह पॉइंट्स लिख देना। Auditor has to be independent, competent, qualified. Management provides informations whether it is financials and non-financials. Once the management has provided you the information which is financial as non-financial, these informations are then given to the auditor. The auditors go through it, the auditors listen to it and ask for the evidences. The evidences को वो क्या करता है, क्या करता है, चेक करता है, क्या वो एविडेंसेस एडिक्वेट है, रिलायबल है एंड रेलिवेंट है, एडिक्वेट, रिलायबल एंड रेलिवेंट। एंड उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेता है, एनालिटिकल स्टडीज भी करता है, एंड देन फाइनली ही मीट्स अप द एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया। दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। समझ आ गया क्या बच्चों? कॉपी दिस डायग्राम। इसको एक अलग टॉपिक दे देती हूँ ताकि आप ऊपर वाले से मिक्स ना करो। These are the features of auditing. These are the features of auditing। क्या बच्चों आपको समझ आ गया क्या? एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको पूरी कोशिश की आपको याद कराने की। एग्जाम से पहले ये याद कर लेना, और याद करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू विल रिमेंबर इट। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए।
1 सेकेंड बच्चों, आप लोग तब तो इसको कर लो, तब तक उसको कर लो। तब तक आप लोग इसको कर लो बेटा। मैम क्वेश्चन क्या है होमवर्क का? क्वेश्चन है बच्चा होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर 2। इसको प्लीज लिखना बेटा, छोड़ना नहीं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग? ये होमवर्क रहेगा बेटा आपका। होमवर्क रहेगा बच्चा। डन 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 डन। चलो आ जाते हैं हम अपने अगले पार्ट पे। ये क्वेश्चन लिख लिया गाइज? ये सारे नंबरिंग रखना, 1 2 मुझे याद नहीं रहेंगे, मैं तो क्वेश्चन लिख दूंगी, क्वेश्चन दिस फॉर दिस टुडे एंड दिस इज फॉर दिस। बाद में मत कहना। चलो मैम बस बस बेटा, लास्ट टॉपिक, ज्यादा नहीं। यहां पर 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ये भी अगर इंपॉर्टेंट है। वाई ऑडिट इज डन? ऑडिट क्यों कराते हैं? एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, किसको बेनिफिट होता है ऑडिट कराने से? आई नो तुम सबको पता है, बस ये दोनों पॉइंट याद करवा दूंगी। जो बातें वहां लिखी है और ये एडवांटेज, सेम चीज, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज सेम कवर हो जाएगा। बट ये मॉड्यूल में अलग अलग पार्ट है, बस यहां तक मैं आपको कवर करवा के दूंगी, टेंशन मत लो। हाँ, बस आज यहां तक कवर करूंगी, बिकॉज एक साथ पूरा थ्योरी बॉम्बार्डिंग कर दिया ना। चलो अब तुम खुद बताओ, ऑब्वियसली तुम्हें पता है तुम क्यों जाते हो ऑडिट करने। मैम सबसे बड़ा रीजन ऑडिट करवाने का है कि भाई अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो उस फ्रॉड को ढूंढ लो। बहुत बार बेटा अनइंटेंशनल फ्रॉड होता है। अनइंटेंशनल फ्रॉड तो नहीं बोलूंगी, एरर, फ्रॉड बोला गलत है, फ्रॉड तो इंटेंशनल ही रहेगा। मान लो बेटा जो अकाउंटेंट वहां अकाउंटिंग करता है उसको घाई थी घर जाने की, उसको अचानक से लास्ट में मैनेजमेंट ने दिया कि ये 10 बिल की एंट्री करो, उसे 5 बिल की एंट्री कर ली, 6 बिल की एंट्री कर ली, 4 बिल की एंट्री करना भूल गया। तो वो इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल है। बट उसको अगले दिन याद ही नहीं रहा कि उसने 4 जर्नल एंट्रीज की नहीं है। वो गलतियां कैरी फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी। बट जब ऑडिटर आएगा, अपनी आंख, अपनी वो तीसरी आंख, ऑडिटर के पास तीसरी आंख होती है भाई, याद रखना, अपनी तीसरी आंख खोल के उसको वो सब दिख जाता है जो जनरली, हाँ जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो दिखना नहीं चाहिए, या दिखना चाहिए या जैसा भी हो, उसको वो सब समझता है। तो थ्रू वाउचर्स या एनालिटिकल थिंकिंग, थ्रू बार चार्ट, पिछले साल इतना खर्चा बुक हुआ, इस साल इतना कम क्यों बुक हुआ, उस वो सबसे बड़ा मेन एरिया होता है बेटा, कि पिछले बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका 50 लाख का था, इस बार 40 लाख का। बट आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, जब आपकी सेल्स बढ़ रही है तो आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा। बच्चा जब आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा तो आपका बिजली बिल ज्यादा आना चाहिए ना। तभी स्ट्राइक कर जाता है, अच्छा सारी बिजली के बिल्स निकाले जाते हैं, तब एक एक बिल को डेट वाइज चेक किया जाता है एंट्री हुई कि नहीं, तब पता चलता है अच्छा ये 5 6 बिल की तो एंट्रीज रह गई। तो बेटा टेंशन मत लो, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एक ही काम को ऑडिट को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जब हम करते हैं ना, तो हमें चीजें समझ आ जाती है, तो हमें ये बताया भी जाता है कि कैसे कंपेरिजन्स करो, क्यों करो, आपको गलतियां पता चलती है। तो ये सारी चीजें जो है ना बेटा, वो विद एक्सपीरियंस आता है। तो ऑडिटर अपने एक्सपीरियंस से हमें क्या करता है, वो हमें हमारी एक हेल्प करता है। वो उसका मेन काम है उसका मेन काम है कि जो भी कोई एरर्स रह गए हैं, कोई फ्रॉड इंटेंशनल है, उसको पकड़ने का, इसको पकड़ना, ताकि भाई जानबूझ के तो तू नहीं कर रहा है ना, जानबूझ के तो नहीं करना ना। तो यस वी डू एन ऑडिट ताकि फ्रॉड पकड़ा जाए, एरर्स हो जाए तो वो पकड़ा जाए, कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इंटेंशनली भी हो सकती है, अनइंटेंशनली, वो भी हम पकड़ ले। समझ आया क्या? तो गाइस आपसे बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाई ऑडिट इज डन, तो मैं अगला बता रही हूं, व्हाई ऑडिटिंग इज डन।
मैम अगला टॉपिक दूसरे पेन से ले लो. वाई वी कंडक्ट ऑडिट. वी कंडक्ट ऑडिट सो दैट, सबसे बड़ा रीजन है ट्रस्ट इश्यू. लोगों को ट्रस्ट नहीं है कंपनी पे. और ट्रस्ट क्यों नहीं होता? ट्रस्ट नहीं होने का मेन रीजन है एरर्स होना, फ्रॉड होना, डेलिबरेटली इंटेंशनली जानबूझ के चीजों को मिसलीड करना. तो याद रखना बेटा, सबसे पहला रीजन है क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी को तुम यूज करते हो ना बेटा, क्रेडिबिलिटी इश्यूज. क्रेडिबिलिटी इश्यूज का मतलब होता है ट्रस्ट इश्यूज. क्रेडिबिलिटी इश्यूज का मतलब होता है ट्रस्ट इश्यूज. और ये ट्रस्ट इश्यूज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एरर्स, बिकॉज ऑफ फ्रॉड्स, बिकॉज ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया है. मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बहुत बार इंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल होता है. इसलिए ऑडिट कराया जाता है बिकॉज लोगों को ट्रस्ट नहीं है. लोगों को ट्रस्ट नहीं है भाई, ऑडिट करना ही पड़ेगा. बैंक में भाई, बैंक इज अ सब बिग एंटिटी, आरबीआई के कंट्रोल में, तो भी बैंक को ऑडिट किया जाता है बिकॉज वहां पर भी ट्रस्ट इश्यू है. क्या पता बैंकर फ्रॉड कर ले, क्या पता उसका कैशियर कैश लेके भाग जाए. और आपको पता है बैंक्स में तो मल्टीपल चैनल ऑफ ऑडिट है. रोज का ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, उनका खुद का टीम जो ऑडिट करता रहता है, इंटरनल ऑडिट, बाहर से लोग आते हैं ऑडिट करने, स्टैच्यूटरी ऑडिट, ये सारे वर्ड्स में बताऊंगी. सब जगह ट्रस्ट इशू है. क्यों? लोग एरर्स इतना करते, फ्रॉड इतना करते, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. ये तो सबसे बड़ा रीजन है ऑडिट करने का. दूसरा भयंकर रीजन पता है आपको? ट्रस्ट में बहुत बार तो मेरे घर में भी ये बात हो जाती है बिकॉज मेरे यहाँ सब साइंस स्ट्रीम से है और मैं हूँ कॉमर्स स्ट्रीम से. हर कोई कहता है यार ये अकाउंट्स बनाना कितना कॉम्प्लेक्स है, रोज का डेबिट, रोज का क्रेडिट, क्या आया क्या गया, तो वो उनको समझता ही नहीं है. अब जितने भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं समझती, तो अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उनको कौन चाहिए उस पूरे बिजनेस के चीजों को सही दिशा देने के लिए? वो है ऑडिटर्स, तो हैंडल कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स. ये अकाउंट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, उसका एक रीजन और है कि ऑडिटर्स को बुलाया जाता है और कहा जाता है भाई देख, ये है जो मैंने अपने बेस्ट सोच से किया है, अब आप अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज से इस सिस्टम को और बेटर कर दीजिए. एंड उसके अलावा लॉ की बहुत भयंकर रिक्वायरमेंट है. स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण भी ऑडिट कराना पड़ता. कंपनीज एक्ट कहता है ऑडिट कराओ, कंपनीज का ऑडिट होना जरूरी है, उनका ऑडिटर का ये रिपोर्ट आना चाहिए, ऑडिटर की तरफ से हमारे पास ये रिपोर्ट आना चाहिए. बैंक से लेने जाओ तो बैंक कहता है नेटवर्थ का सर्टिफिकेट ऑडिटर से साइन करवा के लाओ. आपको अगर कैश क्रेडिट का लोन लेना है तो मंथली अपने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और डेटर्स को साइन करा के लाओ. तो इसका मतलब स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण भी ऑडिट की जरूरत पड़ने लगी है. तो कोई भी बच्चा अगर आपसे आंसर पूछे व्हाई डू यू नीड एन ऑडिट, व्हाट इज अ व्हाई डू वी कंडक्ट एन ऑडिट, वी कंडक्ट ऑडिट कीपिंग इन माइंड द थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज द credibility issues because of errors, frauds and misleading information. इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है, हैंडल करना इजी नहीं होता हमारे अकाउंट्स, इसलिए भी हमें एक ऑडिट कराना पड़ता. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स विच मेक्स इट कंपलसरी कि आप प्लीज अपना ऑडिट कराइए बिकॉज हमारा लॉ ऐसा बोलता है, हमारा स्टैच्यूट ऐसा बोलता है. क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या गाइस? अभी तक में हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिफाइन ऑडिटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एसए 200. देन why is auditing done, features of auditing, and why do we conduct an audit. am I clear? am I clear? चलो इस चार्ट को भी फटाफट लिख लो बेटा. 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट लिख दो. जो भी मैंने थ्योरी में लिखाया है मैंने उसको वापस यहाँ पर आपको बता दिया ताकि आपके लिए एग्जाम से पहले रिवाइज करना इजी हो जाएगा. फटाफट. क्विकली एवरीवन. उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, so that it becomes easier for you all.
चलो, यहां तक आई होप सबने लिख लिया है। अब मुझे मेनली आपको बताना है कि ऑडिट के फायदे किस किस को होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ऑडिट, अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी तो किस किस को फायदा होगा? मैम, अगर चीजें अच्छे से ऑडिट हो अगर कंपनी में, तो एक तो डेटर्स को फायदा होगा, क्रेडिटर्स को फायदा होगा, जो भी इस बंदा जो उधार माल बेचता, जिससे हम उधार माल खरीदते, बैंक बैंक को ऑब्वियसली सब कुछ पता होगा उस कंपनी का, बिकॉज वो ऑडिटेड है। गवर्नमेंट विल हैव अ ट्रस्ट ऑन द कंपनीज हु हैज अ प्रॉपर ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो अगर आप ध्यान से दें, उनके खुद के इंप्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, उनका भरोसा उन पर बढ़ेगा। तो इसका मतलब, जब आपके बुक्स ऑडिटेड होते हैं, जब आप प्रॉपर ऑडिट कराते हो, हर टाइम अपना रेगुलर बेसिस पे अपने प्रोसेस को रिफाइन करते रहते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंट सक्षम आदमी से, तो आपका प्रोसेस और इवॉल्व होता है। लोगों का ट्रस्ट आप पे क्रिएट होता है कि चलो कंपनी आगे ग्रोथ का पोटेंशियल रखती है, कंपनी फ्रॉड का इंटेंशन नहीं रखती, कंपनी सबका भला चाहती है, कंपनी हर प्रोसेस में थोड़ा थोड़े टाइम पे चेंजेस ला रही है एज एंड व्हेन पॉसिबल। तो इससे सबको फायदा होता है। तो अगर मैं बेसिकली आपको बोलूं, जब ऑडिट होता है तो क्या ना, इसे 3 कैटेगरी ऑफ लोगों को फायदा हो जाता है। एक तो इंटरनल, उनके एम्प्लॉयज, एक एक्सटर्नल, उनके बाहर के लोग जो उनसे डील करते हैं, एंड तीसरा लीगली, अगर आप देखेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचेंगे, गवर्नमेंट का जब ट्रस्ट उन पे बढ़ता है तो गवर्नमेंट के लिए इजी होता है कि हाँ, ये कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब भी उसको ग्रोथ के लिए कोई पेपर सैंक्शन कराना होता है या फैक्ट्री सेटल करने के लिए कोई पेपर वर्क करना होता है, तो उनको फटाफट अप्रूवल मिल जाता है। जैसे रिलायंस, उनको अगर फैक्ट्री डालनी है तो गवर्नमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं रेज करती कि ऑब्जेक्शन कि 3-3, 4-4 साल तक उनका पेपर अप्रूव नहीं होता है। उनको पता है दे आर मेंट टू फॉर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, दे आर मेंट टू अर्न प्रॉफिट, बट किसी का नुकसान नहीं करते, उस जगह का नुकसान नहीं करेंगे, वहां के आसपास के लोगों को कोई हैमर नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होंगे, इन्वायरमेंट डिसबैलेंस नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना टैक्स पे करते रहते हो, तो इनकम टैक्स ऑफिसर को भी पता है कि अच्छी कंपनी है, तो आपके ऊपर उनकी नजर नहीं रहती, ऐसे रेड मारने के लिए नहीं आते, बिकॉज दे ट्रस्ट यू। और वो ट्रस्ट कैसे क्रिएट हुआ? बिकॉज यू ऑलवेज गेट ऑन योर ऑडिट डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम बात करें बेटा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑडिट होता ही नहीं है, पता ही नहीं उसके पास क्या है नहीं है, आप उसकी दुकान में भी जाओ तो दिखता ही नहीं है, वो बोल रहा है मेरे पास 5 करोड़ का एसेट है, बट दिख ही नहीं रहा है, हम क्या पूछते हैं? ऑडिटेड बैलेंस शीट है क्या? ऑडिटेड बैलेंस शीट है क्या? तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका ऑडिट होता है रेगुलर बेसिस पे, तो इससे आपको 2 फायदे होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है? 3 फायदे होते हैं। एक्सटर्नल भी फायदा होता है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता सकती हूँ, इंटरनली भी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होती है, एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस या आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस या बेनिफिट ऑफ ऑडिट, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, या बेनिफिट ऑफ ऑडिट। तो गाइस, अगर आप एम्प्लॉयज की बात करो तो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉयज खुश रहते हैं, वो कंपनी के भले के लिए काम करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनके भले, कंपनी के भले से उनका भला छुपा है। तो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू बोला गया एग्जाम में, मैं ये सब याद करने के लिए कहानी बता रही हूँ बेटा। फिर बाहर वाले लोगों को भी फायदा होता है, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये बैंक्स, ऑफिशियल्स, ये सारे शेयर होल्डर्स, एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वी हैव अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हमारी रिटर्न टाइम से फाइल होती है तो हमारे लिए इजी रहता है, जब हमारी ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है तो हमें बैंक से लोन बोरो करना इजी होता है। अगर हमें कोई पेपर सैंक्शन कराना है गवर्नमेंट से और हम टाइमली ऑडिट कराते हैं तो हमारा गवर्नमेंट से काम कराना इजी हो जाता है। तो लीगल बेनिफिट बहुत होते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको याद करवाने के लिए मैंने कहा कि अगर आप टाइमली ऑडिट कराओगे तो 3 कैटेगरी वाले लोग आपसे खुश होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल, लीगल। लीगल बोले तो गवर्नमेंट, बैंक्स, ये सारे क्या है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन वाले लोग हैं, इनसे इतना आसानी से आप काम करवा नहीं सकते हो, आपका हो भी नहीं पाएगा। बट अगर आपको वो ट्रस्ट क्रिएट करना है तो पहले कीप योर सेल्फ गेटिंग ऑडिटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड प्रूव कि आप फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं हो, आप इंटेंशनली एरर्स करने में नहीं हो, आप लोगों का पैसा नहीं मार रहे हो, अपने आप ये लोग आपके फेवर में काम करने लगते हैं। तो मुझे बताओ, जब आप ऑडिट करोगे क्या बेनिफिट होगा?
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टाइमली आपको पेमेंट देंगे, तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट टाइम पे होता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स टाइम पे होता है। सिंस डेटर क्रेडिटर सप्लायर को सबको पता है कि आप अच्छे से बिजनेस करते हो, तो वो आपसे और फ्यूचर बिजनेस एक्सपेक्ट करते हैं, फ्यूचर इंक्रीज इन बिजनेस के चांसेस हो जाते हैं, और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे कि अच्छा आदमी है, टाइमली सब काम करता है, टाइम से पैसा देता है, जिस दिन बोलता है उस दिन पैसे देता, 2 दिन भी डिले करता है तो इंटरेस्ट लगा के हमें हमारा पेमेंट देता है, एंड ही इज वेरी ऑब्लाइज्ड, ही इज वेरी थैंकफुल, एक एक डॉक्यूमेंट टाइम से भेजता, बिल में प्रॉपर जीएसटी नंबर ये सब के साथ देता। उसके अलावा अगर कभी फ्यूचर में अपने को बिजनेस एक्सटेंड करना है, सेल करना है, तो पीपल भी, लोग भी हमारे फ्यूचर बिजनेस में, मतलब कोई भी बिजनेस का कोई भी एजेंडा हो, चाहे बिजनेस का अमालगमेशन करना हो, एनीथिंग, बिजनेस में इंटरेस्टेड रहते हैं लोग हमारे बिजनेस में। एम आई क्लियर? तो ये बेनिफिट है, बट ये कौन सा? एक्सटर्नल लोगों को। इंटरनल क्या बेनिफिट है? इंटरनल पता है सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है? इंटरनल वाले लोगों को अगर पता चल जाता है कि कंपनी का ऑडिट चल रहा है, सारे एम्प्लॉयज बहुत अलर्ट हो जाते हैं, और उनको पता है कि मेरी अगर गलती चोरी पकड़ी गए तो मैं नौकरी से निकालूंगा, तो कैन आई से क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स हो जाता है, क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स हो जाते हैं। करेक्ट। और जब एम्प्लॉय को समझ आ रहा है कि ऑडिटर बहुत शाना है और एरर फ्रॉड फटाफट निकलेगा, तो वो खुद एम्प्लॉय गड़बड़ नहीं करेगा, गड़बड़ नहीं करता, तो वो एम्प्लॉयज भी क्या हो जाते हैं? अलर्ट। भाई गड़बड़ नहीं कर, पकड़ा जाएगा तो नौकरी हाथ से जाएगी। ऑडिट का ये फायदा होता है। एक्चुअली बेटा ये होता था जब हम आर्टिकलशिप में थे ना, जब हम आर्टिकल ही थे, तो तुम तो छोड़ो सीए बनने की बात, जब मैं आर्टिकलशिप में थी ना, नया नया आर्टिकल बनी, पहले तो अजीब लगता था कि क्या है, मतलब ऑब्वियसली ऑडिट पे जाना समझता नहीं था। पहली बार मैं बीएसएनएल के ऑडिट पे गई दिल्ली में, मैं वहां गई, मैम चाय लोगे? पहली बार तो किसी ने इतनी इज्जत से मैम बोला, तो मैं तो एकदम सीना चौड़ा हो गया, 18 साल की, और वो मुझे मैम बोल रहा है। चाय ऑब्वियसली फ्री का मिल रहा था, चाय समोसे जो दे रहा था सब में हाँ बोल दिया। ये कहते हैं मैम लंच कितने बजे करोगे, थाली मंगवा दूँ या डोमिनोज का पिज्ज़ा मंगवा दूँ? इतनी इज्जत मिल रही थी। और सिर्फ मेरे, जब मैं गई तो वहाँ का सारा एम्प्लॉय अलर्ट हो गया था। गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मैम आप ऑडिट पे हो, मैम आपको कुछ हेल्प लगे तो मुझे बताना, मैम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना, सब कुछ मैं बता दूंगा, एक एक डिटेल मुझे पता है कंपनी का, कभी फ्री हो तो मुझे बताना, ये कब कंपनी बनी, कैसे स्टार्ट हुई, हम सब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको ऑडिट करना ईजी होगा। आप आना, पूरा प्रोसेस समझाएंगे इस कंपनी का कि कंपनी क्या क्या करती है। तो आप समझ रहे हो इस काम की कितनी इज्जत है। तो क्या होता है जब आप ऑडिट करने जाते हो तो इंटरनली सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं, फ्रॉड और एरर के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज उनको पता है कि रेगुलर बेसिस पे ऑडिटर आते हैं ऑडिट करने के लिए, एंड वो आपको हर एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन देता है, वो एक एक चीज में आपको मदद करेगा कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो हम इंटरनली उनके सिस्टम को सुधारते हैं, इंटरनली उनका सिस्टम अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव्स। इंटरनली उनका सिस्टम हम क्या करते हैं? इम्प्रूव्स। उनके एक एक एरिया, प्रोक्योरमेंट वाला एरिया, माल बेचने का डिपार्टमेंट, पेरोल का डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ये सब हम सिंक्रोनाइज करके देते हैं, तो इससे इंटरनली कंपनी बहुत सुधर जाती है। तो भाई ऑडिटर, मैम ये तो बहुत अच्छा काम है, ट्रस्ट भी बहुत अच्छा काम है, बट यस अभी फिलहाल इसके इमोशनल पार्ट पे नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ समझेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, बाहर वाले लोगों से आपका बिजनेस बढ़ता है, फटाफट इतना से याद कर लो। इंटरनली, आपका इंटरनली पूरा सेटअप सुधर जाता है, फ्रॉड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, अगर आप एक अच्छी कंपनी हो तो आपको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम नहीं आती, इनकम टैक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनकम टैक्स वाले लोग आपको सताएंगे नहीं। अगर आपको बैंक से पैसा बोरो करना है, बोरिंग डिफिकल्ट नहीं होगी। फिर अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम से कुछ क्लेम करना है तो आपके लिए वो भी इजी हो जाता है। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना भी इजी हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, ऑडिट के फायदे ही फायदे हैं, बट मैम ये उन लोगों के लिए ना जो करवाना चाहते हैं, जो नहीं करवाना चाहते, बेटा जो नहीं करवाना चाहते उसकी तो मैं बात ही क्या बोलूं। जो करवाना चाहते हैं उनका एक्सटर्नल, इंटरनल, लीगल सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस बेटर ही होता है,
खराब नहीं होता है। चलो, कितने बच्चों को यहां तक भी समझ आ गया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिफाइन ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, फीचर्स ऑफ ऑडिट, व्हाई डू वी डू एन ऑडिट। ये सारी पॉइंट्स बेटा, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, एक्सटर्नल, इंटरनल, लीगल। अगर यहां से नहीं पढ़ना है, आप डायरेक्ट मेरे हैंड रिटन नोट से भी पढ़ सकते हैं। यही बात मैंने वापस यहां की है। एडवांटेज ऑफ ऑडिट, सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स, करेक्टिव मेजर्स ऑफ डिटरेंट इफेक्ट। मतलब करेक्टिव मेजर्स जब आप लेते हो तो आपका तुरंत वो जो गलत काम करने हैं उसको हम डिस्करेज कर देते हैं। जब आप तुरंत तुरंत आप निकाल दोगे ना कि भाई ये इंप्लॉय आपका गलत एंट्री डाल रहा है, ये इंप्लॉय 1,000 रुपए की चीज हमेशा 100 रुपए एंटर करता है, तो जब आप फ्रीक्वेंटली वो तुरंत तुरंत डिटेक्ट कर दोगे ना गलतियां, तो वो अलर्ट हो जाता है और हम उसके फ्रॉड को डिस्करेज करते रहते हैं। तो बेसिकली डिटरेंट मीन्स डिस्करेजिंग। आई एम डिस्करेजिंग हिम, आई एम डिस्करेजिंग हिम टू डू रॉन्ग थिंग्स। द एम्प्लॉयज गेट अलर्ट एंड विजिलेंट, मतलब अब उनको गलती नहीं करना, उनको पता है उनके ऊपर कोई है जो उनको पकड़ के पीटेगा। अर्ली डिटेक्शन, करेक्ट। Audited books are considered more reliable by government, useful for valuation and settlement of accounts. तो जो बातें मैंने ऊपर सिग्निफिकेंस के लिए बोली वही एडवांटेज के टर्म्स में मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। तो आप इसको सिग्निफिकेंस बोलो या एडवांटेज बोलो ऑफ ऑडिट। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ऑडिट। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ऑडिट। मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया है। डिफाइन ऑडिट, फीचर ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट, एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाई डू वी कंडक्ट ऑडिट। एक और क्वेश्चन कर लो, व्हाई डू वी कंडक्ट ऑडिट। गाइज ये बार बार मैं इसलिए शब्द रिपीट कर रही हूँ कि ये सारे वर्ड्स ना आपको याद नहीं रहते एग्जाम से पहले। और सब एकदम आप क्या करते हो, एडवांटेज में यूज ऑफ ऑडिट का डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन में मीनिंग लिख देते हैं, फिर फीचर्स में कुछ और लिखा है, डिफाइन लिख के आ जाते हैं। इसीलिए बार बार पॉइंट्स रिपीट किए जा रहे हैं एंड इंश्योर कि आप सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे। चल फटाफट 2 मिनट का टाइम लगाओ। कोई भी नोट्स आपका अनरिटन रह गया है तो प्लीज उसको लिखेंगे। कोई भी नोट्स आपका अनरिटन रह गया तो प्लीज आप उसको लिखेंगे। क्विकली एवरीवन। फटाफट। कोई भी पॉइंट्स आपका अनरिटन रह गया तो इसको लिखेंगे प्लीज। स्क्रीन दिखाऊं? चलो गाइस, बिफोर आई एंड द सेशन मैं क्विक क्विक रिविजन लेती हूँ। व्हाट इज, फटाफट यहाँ स्क्रीन से भी कर सकते, चलो यहीं से करते हैं। एक क्विक रिवीजन लेती हूँ फटाफट सारी चीज़ों का। तो द रिवीजन स्टार्ट्स नाउ। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिएगा ताकि आपको एक एक वर्ड याद हो जाएगा। तो क्विकली एवरीवन, सबसे पहला डिफाइन ऑडिट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और हर बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो डिफाइन ऑडिट में 2 चीजें याद रखना। ऑडिट का डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी दिया है और एसए 200 में भी दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंसेस which can be financial as well as non-financial. For the purpose, the auditor comes, verify the evidences, uses his judgment and makes an audit report, and this audit report is then used by all others.
अगर आपसे पूछा जाए ST 200 defines audit as independent examination of financial information of any entity, whether profit making, not a profit making, whether it is small in size, big in size, may it be in any legal form, in order to express an opinion. This is what is the definition of audit. And last but not the least, ensure that the auditor expresses his opinion on the financial statement, that the financial statement expresses true and a fair view. Then अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी है जिसका पूरा मैनेजमेंट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉन फाइनेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना कंपनी है, उस कंपनी का पूरा देख रेख मैनेजमेंट करता है, उसके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा कंपनी अपने असर्शन से बनाता है, अपनी सोच से बनाता है, एंड इस सोच को चेक करवाता है एक ऑडिटर से। तो ऑडिटर का क्वालिफाइड, इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। वो ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के पास जाता है, मैनेजमेंट से सारी इंफॉर्मेशन लेता है, वो इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है उसके लिए वो एविडेंसेस मांगता है, एविडेंसेस वो चेक करता है, एडुकेट है, रिलायबल है, रेलेवेंट है, ARR, एंड उसके बेसिस पे वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है, एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग करता है, एंड लास्ट में जिस काम के लिए आए उस काम की वो रिपोर्ट देता है। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। Why do we conduct audit? We conduct audit for 3 reasons. First, credibility issue, trust issue बहुत है, क्या fraud है, क्या error है, क्या misleading information तो नहीं provide कर रहा है। Second, very important reason to conduct audit, इतने कॉम्प्लेक्स बिजनेस अकाउंट्स को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो वी अपॉइंट एन ऑडिटर, प्लीज कम एंड ऑडिट आवर बुक्स। एंड लास्ट, बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण ऑडिट करना पड़ता है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनीज एक्ट बोलता, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, तो विल इंश्योर कि हम उस पार्ट को कवर करेंगे। लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट का फायदा किस किस को होता है और ऑडिट का फायदा हमें क्या होता है, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ ऑडिट। ऑडिट 3 तरीके से फायदेमंद होता है, इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनल की बात करें तो जितने भी इंप्लॉयज है अलर्ट हो जाते, फ्रॉड नहीं करते, एंड अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाता, एंड इंटरनल सिस्टम पूरा कंपनी का सुधरता है, सारे प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। एक्सटर्नली अगर मैं बात करूं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स टाइमली होते हैं, फ्यूचर बिजनेस का इंक्रीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशंस एंड अमालगमेशंस में बहुत काम आता है। फ्यूचर में अगर बिजनेस को सेल आउट करना है या किसी और के साथ मर्ज करना है तो ऑडिटेड चीजें बहुत हेल्प करती है। अगर मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप पे ट्रस्ट आता है, अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हमारे लिए वो इजी हो जाता। इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर हम कभी क्लेम फाइल कर रहे हैं तो वो काम भी हमारे लिए इजी हो जाता है, एंड GST वाली चीजें भी हमारी टाइमली रिटर्न फाइल होने के कारण पीपल स्टार्ट हैविंग ट्रस्ट ऑन अस। तो दीज आर द मेन थिंग्स विच बेनिफिट्स अस बिकॉज ऑफ द ऑडिट। तो गाइज, मैंने आपको पांचों टॉपिक्स भी करवा दिया रिवाइज, और ये जो भी मैंने आपको रिवाइज कराया है इसका मैं ऑडियो रिवीजन भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाली हूँ। तो आप लोगों को अगर ये ऑडियो रिवीजन भी सुनना है ताकि कभी भी यू आर गोइंग हियर एंड देयर, यू आर ट्रैवलिंग इन द बस और एक्टिवा, आप अपने ईयरपॉड्स लगा के ये ऑडियो रिवीजन भी सुन लोगे तो सारे के सारे ये डेफिनेशंस आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने ऑडिट को किस किस तरीके से आपको पढ़ाया, पहले मैंने ऑडिट को आप मेरे नोट से चेक करवाया, फिर मैंने इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाया, फिर 2-3 बार क्लास में रिपीट कराया, पॉइंटर्स के थ्रू याद करवा दिया। उसके अलावा हमने डायग्राम्स को जो देखा उसको रिवाइज किया, और उसके लास्ट मैम ने ऑडियो रिविजन्स भी दे दिए, एंड इसके बाद लास्ट में मैंने आपको चारों के चारों क्वेश्चंस घर पे आज लिखने को बोले हैं। चारों को लिखने में हार्डली 15 मिनट लगेगा, एंड वंस यू डू ऑल दिस आपका ये वाला पढ़ा हुआ टॉपिक 100% परफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम से पहले ट्रस्ट में आपको ये सारी बातें याद रहेगी, एंड जो भी एग्जाम्पल्स मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा लिख लिया करो ताकि वो रिकॉल करने के लिए इजी होगा। चलो, फिलहाल हमने काफी कुछ पढ़ा आज ऑडिट में। अब अगले सेशन में हम रिमेनिंग टॉपिक्स धीरे धीरे सारे कंप्लीट करते जाएंगे। कुछ भी अगर डाउट लगे तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, एंड तब तक के लिए अभी सेशन को हम एंड करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों। बाय एवरीवन।